मुरारी दिशा ऑनलाइन क्लास पर आपका स्वागत करता हूं, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली सुबह क्लास 10th के एसएसटी का क्लास करते हैं। क्लास 10th के एसएसटी में हम लोग जो है क्लास 10th के एसएसटी में हम लोग पिछले क्लास में भूगोल पढ़े थे। और भूगोल में जो हम लोग का चैप्टर नंबर 4 था, परिवहन, संचार और व्यापार, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। भूगोल में चैप्टर नंबर 4 को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। परिवहन, संचार और व्यापार, ये जो चैप्टर था इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, है ना। इसके बाद भूगोल में हम लोग का एक चैप्टर बचा हुआ है, वो बिहार वाला बचा हुआ है बस। मानचित्र अध्ययन, हम मानचित्र अध्ययन भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। जो आपका भूगोल का चैप्टर नंबर 6 है, मानचित्र अध्ययन, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो भूगोल में एक तरीका से हम लोग का सारा चैप्टर कंप्लीट है। एक चैप्टर मात्र आपका बचा है, चैप्टर नंबर 5 जो है ना, बिहार के बारे में, उसको हम आपको पढ़ा देंगे। और चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर, बस इतना ही आपका भूगोल में बचा है। उसके बाद भूगोल आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज जो है ना, आज जो है हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग, है ना, आज हम लोग जो है एक इतिहास का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, शहरीकरण और शहरी जीवन। इतिहास में अब यहाँ इसके बाद आपका 2 चैप्टर और बच जाएगा। इतिहास में इस चैप्टर के बाद 2 चैप्टर आपका और बच जाएगा, है ना। तो वो दोनों भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पूरा इतिहास भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी सब कुछ हम लोग का 1-2 चैप्टर करके अब बचा हुआ है, ज़्यादा चैप्टर हम लोग का नहीं बचा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, तो हो जाएगा। ठीक, चले स्टार्ट करें। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास टेंथ के लिए एसएसटी पढ़ रहे हैं। और एसएसटी में जहाँ तक आप लोग को अच्छे से पता है कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं पहले, है ना, क्या क्या अभी तक पढ़ लिए हैं। तो इतिहास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। तो इतिहास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इतिहास में हम लोग चैप्टर नंबर 5, 1, 2, 3, 4, 5 और आज 6 भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद आपका बचेगा कौन, इसके बाद बचेगा 7 और 8, मात्र 2 चैप्टर आपका बचेगा। ठीक है, जियोग्राफी में बात करें हम लोग, तो जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी में अगर हम लोग बात करें तो 1, 2, 3, 4 आपका हो चुका है ना। 1, 2, 3 आपका 4 हो चुका है। 5 एक बचा हुआ है, 6 भी आपका हो चुका है, 6 भी आपका हो चुका है। एक बस क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है ना। 5 एक आपका बस 5 बचा हुआ है। इसी तरीका से अगर इकोनॉमिक्स में बात करें, इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करें तो 1, 2, 3, 4 हो चुका है ना। 1, 2, 3, 4 हो चुका है। यहाँ पर आपका 5, 6 और 7 बचा हुआ है। 5, 6 और 7 बचा हुआ है ना। और पॉलिटिकल तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल तो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल आपका क्या होगा, 1, 2, 3, है ना, 4, 5 पूरा कंप्लीट। ये क्या है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें 0 बचा हुआ है ना। तो इस तरीका से अगर हम लोग देखें तो आपका पूरा एसएसटी में ये सब चैप्टर आपका बचा हुआ है ना। छोटा छोटा चैप्टर है सब बचा हुआ, अब जो है वो छोटा छोटा चैप्टर है। अच्छे से हम लोग करेंगे तो अच्छे से नवंबर तक में आपका पूरा बीच में ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, 1 शॉट रिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना। 1 शॉट हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो जितना बचा हुआ है ना, उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भूगोल इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो भूगोल का आपका नोट्स मिल जाएगा, फिर आपका इतिहास भी हो जाएगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स, सब एक आए कि मिलते चला जाएगा। तो इसके बाद हम टारगेट करते हैं भूगोल को थोड़ा सा, है ना, भूगोल को थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। 4 चैप्टर इसमें, ये जो 5वां चैप्टर है इसमें 4 चैप्टर है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करके होगा तो फिर हिस्ट्री पर चलेंगे या इकोनॉमिक्स पर चलेंगे। ठीक है, हाँ, तो कंप्लीट करने के बाद आपको नोट्स मिलते चला जाएगा। चले, उसके बाद थोड़ा आपदा उसमें बचा है, आपदा, तो वो हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, आपदा भी करवा देंगे। वो छोटा छोटा है आपदा वगैरह, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, छोटा छोटा है, एक दिन में भी पूरा हो सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा उसमें बड़ा बात नहीं है। स्टार्ट करें। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर इतिहास का आज 6 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। इतिहास का 6 नंबर चैप्टर क्या है, शहरीकरण और शहरी जीवन। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है शहरीकरण के बारे में और शहरी जीवन के बारे में, यानी शहर किस तरीका से बसता है इसके बारे में, और शहर के लोगों का जीवन कैसा होता है इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। शहरीकरण मतलब, शहरीकरण का मतलब क्या है, शहर का
बसना, शहर का बनना। शहरीकरण का अर्थ होता है शहर का बनना, है ना, ठीक है, शहर का बनना, शहर का बसना। तो हम लोग यही देखेंगे कि शहर किस प्रकार से बसता है, शहर किस प्रकार से बनता है ना, और शहरी जीवन मतलब शहर के लोगों का जीवन कैसा होता है, शहर के लोगों का जीवन कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। शहर के लोगों का जीवन कैसा होता है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग शहरीकरण से। शहरीकरण समझने से पहले हम लोग समझते हैं गांव के बारे में। किसके बारे में? गांव के बारे में, कि गांव क्या होता है ना। हम लोग जानते हैं पहले कोई भी जगह क्या होता है, गांव ही होता है, और उसके बाद ही वह क्या बनता है, शहर बनता है ना। पहले कोई भी जगह गांव ही होता है और उसके बाद वह क्या बनता है, शहर बनता है। तो पहले हम समझेंगे गांव क्या होता है ना, गांव क्या होता है, फिर हम लोग चलेंगे शहर पे। तो हम लोग जानते हैं गांव जो होता है, गांव जो होता है ना, वहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती। तो गांव जो होता है वह कृषि पर आधारित होता है। क्या चीज पर? कृषि पर आधारित होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि गांव है ना कृषि पर आधारित होता है। गांव क्या चीज पर आधारित होता है? गांव कृषि पर आधारित होता है। गांव के अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या होता है? कृषि होता है। गांव के ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गांव के ज्यादातर लोग खेती से ही अपना जीवन यापन करते हैं। गांव के अधिकांश लोग खेती से ही अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो गांव का यही मेन बात हो गया है ना, गांव का यही पहचान हो गया, क्या? खेती। गांव का मतलब खेती, गांव का मतलब खेती, आपको समझना है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि गांव की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि व्यवसाय से जुड़ा होता है। गांव के जनसंख्या का जो अधिकांश हिस्सा होता है वो क्या चीज करता है, खेती करता है ना। गांव के जो अधिकांश लोग होते हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। इनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि संबंधी उत्पाद होता है। गांव के लोगों को इनकम कहाँ से होता है? खेती से ही होता है। गांव के लोगों को इनकम कहाँ से होता है? खेती से ही होता है। अतः गांव की मुख्य विशेषता एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। गांव का विशेषता ही क्या होता है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जो मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित है। लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, गांव के लोग अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं? खेती करते हैं, है ना। गांव के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए खेती करते हैं। तो गांव गांव का मतलब क्या हो गया? कृषि। गांव जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। गांव क्या है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। गांव में रहने वाले लोग खेती करते हैं। गांव में रहने वाले लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसी से उनका क्या होता है? इनकम होता है, और उसी से उनका घर परिवार सब कुछ चलता है। खेती से ही उनका घर परिवार सब कुछ चलता है ना। तो गांव में जो लोग रहते हैं वो अधिकांश किसान लोग रहते हैं, और उनका काम होता है खेती करना। यही गांव का क्या है? पहचान है। यही गांव का क्या है? पहचान है, ठीक है। गांव में कोई बिजनेसमैन आएगा? नहीं। गांव में कोई बिजनेस करेगा? नहीं करेगा। गांव में ज्यादा बिजनेस लोग नहीं करता है। गांव में सेवा क्षेत्र का काम ज्यादा लोग नहीं करता है। गांव के अधिकांश लोग जो होते हैं वह क्या करते हैं? गांव के अधिकांश लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, सिंपल है, समझ में आ गया। गांव बताइए, गांव आपको समझ में आ गया? आप लोग में से कौन कौन लोग हैं गांव से? एक बार हाथ खड़ा करिएगा। कौन कौन लोग गांव में रहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है गंज। गंज क्या होता है? गंज या हाट किसको हम लोग कहते हैं? गंज या हाट। गंज का मतलब होता है छोटा सा बाजार, है ना। एक तो होता है बाजार जहाँ पूरा बहुत बड़ा बाजार होता है, और जो शहर और गांव के बीच का जो इलाका होता है उसको हम लोग गंज कहते हैं। क्या कहते हैं? गंज कहते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गंज कहते हैं। तो न तो शहर होता है और न तो गांव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गंज कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग देख रहे हैं। जैसे आप लोग के पास एक बड़ा जो चौक होगा, है ना, आपके घर के पास कोई बड़ा चौक होगा तो उसको आप गंज कह सकते हैं, है ना। उसको आप लोग क्या कह सकते हैं? गंज कह सकते हैं, है ना। तो कह रहा है कि एक छोटे से अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। गंज कहने का मतलब है एक छोटा अस्थाई बाजार। एक छोटा लेकिन अस्थाई बाजार जो होता है, एक छोटे से बाजार को गंज कहा जाता है। छोटा बाजार को क्या कहा जाता है? गंज कहा जाता है ना। जहाँ गंज कपड़ा, फल, सब्जी, दूध एवं अन्य प्रकार के दैनिक उपभोग के वस्तु का विक्रय केंद्र था। गंज पर आपको क्या क्या मिल जाएगा? कपड़ा मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, सब्जी मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा। ये सब चीज जो डेली जरूरत का चीज होता है, ये सब चीज आपको गंज पर मिल जाएगा। गंज पर से जा करके आप ये सब चीज ला सकते हैं, है ना।
गंज विशिष्ट परिवार तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध करवाते थे। गंज पर जो है विशिष्ट परिवार मतलब थोड़ा अच्छे लोग होते थे गांव के, वो लोग रहा करते थे। उसके अलावा यहाँ पर सेना के लोग भी, है ना, सेना के लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। तो मेन आपको इतना याद रखना है कि गंज क्या है, तो एक छोटे से बाजार को गंज कहा जाता है। एक छोटा सा बाजार होता है जिसको आप क्या कह सकते हैं, गंज कह सकते हैं, या हाट भी उसको कह सकते हैं। हाट मतलब पेठिया, गांव में पेठिया लगता है ना, जहाँ आप सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है। मुरही अति गांव में, हाँ, पेठिया लगता है वहाँ पे, है ना, मतलब सब कुछ आपको मिल जाता है, जो जरूरत का चीज होता है वो, तो उसको भी गंज ही कहा जा सकता है। उसको भी क्या कहा जा सकता है, गंज कहा जा सकता है। तो गंज किसको कहा जाएगा, एक छोटे से बाजार को गंज कहा जाता है। एक छोटा सा जो बाजार है उसको हम लोग क्या कहेंगे, गंज कहेंगे, है ना। एक छोटे से बाजार को क्या कहेंगे, गंज के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। इतना तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए। गांव किसको कहेंगे, तो गांव कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। गांव के अधिकांश लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। गंज किसको कहेंगे, एक छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहते हैं, जहाँ जरूरत का सब कुछ जैसे कपड़ा, फल, सब्जी, है ना, दूध इत्यादि मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गंज कहेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका है कि कस्बा। कस्बा क्या होता है, कस्बा क्या होता है, तो कह रहा है कि कस्बा क्या होता है, ग्रामीण अंचल में स्थित एक छोटे शहर को माना जाता है जो अधिकांश स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति एवं विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। गांव में जो एक छोटा शहर होता है, गांव में स्थित एक छोटे से शहर को हम लोग क्या कहेंगे, कस्बा कहते हैं। ग्रामीण अंचल में यानी गांव में स्थित एक छोटे शहर को कस्बा कहा जाता है, जहाँ पर क्या होता है, लोगों को स्थानीय आवश्यकता का पूर्ति, मतलब जो स्थानीय लोगों का जरूरत है उसका पूर्ति होता है, और वह विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। यहाँ पर कुछ विशेष लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कस्बा क्या हो गया, तो गांव में स्थित एक छोटा सा शहर को हम लोग क्या कहेंगे, कस्बा कहेंगे। गांव में एक छोटा सा चौक हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कस्बा कहेंगे। जैसे आपके गांव होगा वहाँ पे एक चौक होगा ना, तो उसको हम लोग कस्बा के नाम से जानेंगे, है ना। गांव में स्थित एक छोटे से शहर को क्या कहेंगे, कस्बा कहेंगे। गांव में स्थित एक छोटे से शहर को क्या कहेंगे, कस्बा कहेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पर आपको डेली जरूरत का जो भी चीज होता है, स्थानीय लोगों के जरूरत का, वो मिल जाता है, और विशिष्ट व्यक्ति जो रहते हैं वहाँ के, उनका मकान घर यहाँ पर होता है। ठीक, अब है शहर। शहर क्या है, तो शहर गैर कृषि उत्पादन गतिविधि का केंद्र होता था, है ना। शहर क्या होता है, गैर कृषि उत्पादन। शहर में कृषि नहीं होता है, कृषि के अलावा और भी चीज होता है ना। गैर कृषि उत्पादन गतिविधि का ये क्या होता है, केंद्र होता है। शहर जो है गैर कृषि उत्पादन गतिविधि का केंद्र होता है, मतलब यहाँ पर कृषि को छोड़ करके और सब काम यहाँ पर हुआ करता है। यहाँ पर क्या होता है, कृषि को छोड़ करके और सब चीज यहाँ पर हुआ करता है। क्या क्या होता है, जैसे शहर में उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, प्रशासनिक इकाई का केंद्र होता है ना। शहर में क्या क्या होता है, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासनिक इकाई इत्यादि का क्या होता है, केंद्र होता है। शहर में उद्योग लगाया जाता है ना। शहर में क्या क्या होता है, उद्योग लगाया जाता है, व्यापार लगाया जाता है, वाणिज्य वाणिज्य और प्रशासनिक इकाई, वहाँ पे प्रशासन उशासन रहता है, इसका क्या होता है, केंद्र होता है। तो शहर का बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि शहर जो होता है वह क्या होता है, उद्योग और व्यापार का केंद्र होता है। शहर क्या होता है, उद्योग और व्यापार का क्या होता है, केंद्र होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर उद्योग और व्यापार होता है। इसके अलावा प्रशासनिक इकाई होता है, मतलब जो ऑफिस होता है, कोई भी सरकारी ऑफिस दे जाता है, जैसे डीएम ऑफिस हो गया, है ना, तो वह सब चीज कहाँ होगा, शहर में ही होता है ना। मुख्यमंत्री कार्यालय हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, तो ये सब कहाँ होगा, ये सब आपका, है ना, ये सब आपका शहर में होगा। ये सब कहाँ होगा, आपका शहर में होगा। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत। ये चार चीज अभी तक हम लोग देखे हैं, बताइए चारों समझ में आ गया। छोटा छोटा बात है, आपको समझना है सिर्फ। गांव 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 बोले तो कृषि, गांव का मतलब बताना है। गांव कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होता है। गांव के अधिकांश लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। बस इतना बात ही आपको ध्यान रखना है गांव के बारे में, है ना। गंज बोले तो एक छोटे से अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। एक छोटे से बाजार को क्या कहा जाता है, गंज कहा जाता है। कोई छोटा सा बाजार होगा तो उसको हम लोग गंज के नाम से जानेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गंज कहेंगे, है ना।
उसके बाद है कस्बा। कस्बा क्या होता है? तो गांव में स्थित एक छोटा शहर को हम लोग कस्बा कहते हैं। गांव में स्थित एक छोटे शहर को हम लोग क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। गांव में स्थित एक छोटे से शहर को हम लोग क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। गांव में स्थित एक छोटे से शहर को क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। और शहर क्या होता है? तो शहर गैर कृषि उत्पादन गतिविधि का केंद्र होता है। यहाँ पर खेती नहीं होता है, खेती के अलावा सब कुछ होता है, जैसे उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, है ना, प्रशासनिक इकाई हो गया, ये सब का केंद्र होता है कौन? शहर। ये सब का क्या होता है? केंद्र होता है शहर, है ना। तो इतना तक में कोई दिक्कत आपको कुछ है नहीं समझने का? मेन मेन चीज समझिए। गांव मतलब कृषि। गांव किसको कहा जाएगा? तो गांव कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का क्या होता है? केंद्र होता है ना। गंज किसको कहेंगे? तो छोटे बाजार को गंज कहा जाता है। छोटे बाजार को गंज कहा जाता है। कस्बा तो गांव में स्थित एक छोटा शहर को, गांव में स्थित शहर को कस्बा कहा जाता है। गांव में स्थित शहर को क्या कहा जाता है? कस्बा कहा जाता है। और शहर तो शहर जो होता है वह गैर कृषि उत्पादन गतिविधि का केंद्र होता है। शहर क्या होता है? गैर कृषि उत्पादन गतिविधि का केंद्र होता है। यानी शहर में गैर कृषि काम होता है, खेती नहीं, खेती के अलावा और सब चीज यहाँ पर हुआ करता है ना। खेती के अलावा और सब चीज क्या होता है? शहर में हुआ करता है। चले आगे हम लोग, है ना। चलिए आगे चला जाए। इतना तक में कोई दिक्कत? यहां तक में आप लोग को कोई दिक्कत, कोई समस्या? चला जाए। प्रशासनिक इकाई क्या होता है? प्रशासनिक इकाई मतलब जहां प्रशासन रहता है, जैसे डीएम ऑफिस हो गया, प्रधानमंत्री का ऑफिस हो गया, मुख्यमंत्री का ऑफिस हो गया, होता है ना कोई भी सरकारी ऑफिस, तो वो कहाँ होता है? शहर में ही होता है ना। चले अब आगे। महानगर। महानगर क्या है? तो कह रहा है कि किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्राय वहां का राजधानी भी हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। कोई भी प्रांत का या देश का, यानी कोई भी राज्य का या देश का विशाल और घनी आबादी वाला नगर, विशाल और घनी आबादी वाला शहर, वैसा शहर जहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं और घना आबादी रहता हो, वैसा शहर जिसका जनसंख्या ज्यादा हो और घना आबादी हो, और किसी राज्य का वह राजधानी भी हो, किसी राज्य का वह क्या हो? राजधानी भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? महानगर कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? महानगर कहेंगे। जैसे पटना। पटना में देख रहे हैं आप लोग, पटना में जो है क्या है? पटना में आप देख रहे हैं कि पटना तो एक तो किसी राज्य का राजधानी भी है, बिहार राज्य का क्या हो गया? राजधानी भी हो गया, तो ये महानगर है ना। पटना बिहार का राजधानी भी है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या विशाल भी है और घना आबादी भी रहता है। पटना में जनसंख्या ज़्यादा भी है और घना भी है ना। विशाल जनसंख्या के साथ साथ यहाँ पर क्या है? घना आबादी भी है। तो इसलिए यह क्या कहलाएगा? महानगर कहलाएगा, है ना। तो महानगर ये कहलाएगा, ठीक है। महानगर किसको कहते हैं? तो किसी प्रांत का या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर, है ना, जो वहाँ का राजधानी भी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। कोई भी प्रांत का मतलब कोई भी राज्य का या देश का विशाल आबादी वाला और घनी आबादी वाला शहर, जो वहाँ का क्या होता है? राजधानी भी होता है, उसको हम लोग महानगर कहते हैं। जैसे पटना हो गया महानगर, है ना। लखनऊ उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ, वो क्या हो गया? महानगर हो गया। दिल्ली क्या हो गया? महानगर हो गया। मुंबई क्या हो गया? महानगर हो गया, है ना। तो ऐसा शहर जहाँ ज्यादा आबादी रहता हो, घना आबादी रहता हो, और वह किसी न किसी राज्य का राजधानी भी हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? उसको हम लोग महानगर कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? महानगर कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट आप क्या है कि शहरीकरण होता क्या है ना। इससे पहले हम लोग एक परिभाषा देख लेते हैं। गांव और, है ना, गांव और शहर में अंतर। गांव और शहर में अंतर आपसे कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। गांव और शहर में अंतर। गांव और शहर में क्या अंतर होता है? गांव किसको कहते हैं और शहर किसको कहते हैं, है ना, ये हम लोग को समझना है, ये हम लोग को देखना है ना। गांव और शहर में अंतर। गांव और शहर में क्या अंतर होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है गांव की आबादी कम होती है। गांव में लोग क्या रहते हैं? कम रहते हैं, है ना। गांव में आबादी कम होता है, मतलब गांव में लोग कम होते हैं। घना आबादी मतलब पूरा बहुत, एक घर में 20-20 लोग रह रहा है, एक मकान पर मकान है, मकान पर मकान है, एक मकान में 100-100 लोग रह रहा है ना। एक मकान है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, और हर मंजिल में लोग भर भर के रह रहा है, तो उसी को घना आबादी कहेंगे। और शहर में क्या होता है? शहर में जो होता है वो आराम से एक घर है,
फिर बहुत दूर हटा के दूसरा घर, फिर दूर हटा के दूसरा घर। घर पर घर शहर में नहीं होता है, हटा हटा के घर होता है शहर में, अति गांव में। और शहर में क्या होता है, सटा सटा के घर होता है, घर पर घर, घर पर घर, घर पर घर, एक मंजिल उसके ऊपर, दो मंजिल उसके ऊपर, तीन मंजिल उसके ऊपर, चार मंजिल, है ना। अब बगल में भी सटा सटा के, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, घना आबादी वाला शहर कहेंगे, है ना। तो गांव और शहर में क्या अंतर है, ये हम लोग खास करके देखते हैं। कह रहा है कि गांव की आबादी कम होती है, गांव में कम लोग रहते हैं। गांव में क्या होता है, कम लोग रहते हैं। गांव में मतलब घना आबादी नहीं होता है, लोग कम रहते हैं, ज़्यादा जनसंख्या गांव में नहीं रहता है। जैसे 1 किलोमीटर में अगर बात करें तो गांव में कम लोग रहेंगे, 1 किलोमीटर गांव में 500 लोग रहेंगे। 1 किलोमीटर में गांव में मान लिए 500 लोग रहेंगे, तो शहर में क्या होगा, 1 किलोमीटर में ही कम से कम, है ना, 5000 लोग रहेंगे। 1 किलोमीटर में शहर में क्या होगा, 5000 लोग रहेंगे। तो गांव की आबादी क्या होता है, कम होता है, शहर की आबादी अधिक होता है ना। गांव की आबादी क्या होता है, कम होता है। गांव में 1 किलोमीटर में 500 लोग अगर रहेंगे, तो शहर में 1 किलोमीटर में 5000 लोग रहते हैं, है ना। तो गांव का आबादी कम होता है, शहर का आबादी क्या होता है, ज्यादा होता है। शहर का आबादी क्या होता है, ज्यादा होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। गांव की आबादी कम होता है, शहर की आबादी क्या होता है, अधिक होता है। पहला अंतर ये हो गया, गांव की आबादी कम होता है, शहर की आबादी अधिक होता है ना। दूसरा अंतर, गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है। गांव के लोग क्या करते हैं, खेती और पशुपालन करते हैं। गांव के ज़्यादातर लोग खेती और पशुपालन करके अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। गांव में रहने वाले लोग, है ना, खेती और पशुपालन करके अपना क्या करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है ना। चले नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शहर में व्यापार और उत्पादन मुख्य आजीविका होता है। शहर के लोग ज़्यादा क्या करते हैं, व्यापार करते हैं या कोई चीज़ का उत्पादन करते हैं, यानी निर्माण करते हैं, कोई चीज़ को बनाते हैं, है ना। गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के लोग खेती और पशुपालन करते, खेती करेंगे और खेती से टाइम बच गया तो एगो दूगो गाय भैंस बकरी का पालन करेंगे, है ना, उसका दूध दूह करके और उसको बेचेंगे। ठीक है, तो यही गांव के लोगों का मुख्य आजीविका होता है, खेती करना और पशुपालन करना। उसके बाद शहर के लोगों का मुख्य आजीविका क्या होता है, व्यापार और उत्पादन, मतलब बिजनेस करना और कोई चीज़ का उत्पादन करना, यानी निर्माण करना। कोई भी फैक्ट्री उक्ट्री है तो वहाँ पर कोई चीज़ का उत्पादन करेंगे, तो व्यापार और उत्पादन इनका मुख्य काम होता है शहर के लोगों का। शहर के लोगों का मेन काम, मुख्य काम क्या होता है, व्यापार और उत्पादन। क्या होता है, व्यापार और उत्पादन। ठीक है, गांव का वातावरण स्वच्छ होता है। गांव का हवा, गांव का जो हवा होता है वो क्या होता है, स्वच्छ होता है, मतलब साफ होता है। गांव में पेड़ पौधा होता है, सब कुछ होता है, तो इस वजह से सुबह सुबह चाहे कभी भी वहाँ का हवा क्या होगा, साफ होगा। गांव भी है, घर भी है वहाँ पर, उसके अलावा पेड़ पौधा भी है, तो वहाँ पे एकदम स्वच्छ हवा आता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलते रहता है गाँव में अच्छा से। ठीक है, गाँव के लोगों को क्या होता है, स्वच्छ हवा मिलता है ना, और उनको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है गांव के लोगों को। लेकिन शहर का वातावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। शहर में एकदम गाड़ी चलते रहता है, गाड़ी चलते रहता है, इतना गाड़ी चलता है, इतना धुआं फेंकता है कि पूरा शहर में क्या फैला देता है, प्रदूषण फैला देता है ना। पूरा शहर में प्रदूषण फैला देता है। तो शहर का जो वातावरण होता है वो क्या होता है, प्रदूषित होता है। वहाँ पर पेड़ पौधा भी नहीं रहता शहर में बहुत ज़्यादा, है ना, पेड़ पौधा भी नहीं रहता है, और बहुत ज़्यादा गाड़ी चलता है, जिस वजह से क्या होता है, प्रदूषण फैल जाता है। बहुत सारा फैक्ट्री होता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, प्रदूषण फैल जाता है ना, प्रदूषण फैल जाता है। ठीक है, तो शहर का हवा स्वच्छ होता है, लेकिन गांव का हवा स्वच्छ होता है, लेकिन शहर का क्या होता है, प्रदूषित होता है। शहर का क्या होता है, प्रदूषित होता है। वहाँ का सांस लीजिएगा तो उसमें प्रदूषण भी आता है आपके साथ। ठीक है, थोड़ा बहुत, है ना। गांव में क्या होता है, शिक्षा का व्यवस्था कम होता है, यातायात का भी सुविधा नहीं होता है, गाड़ी घोड़ा का, है ना, स्वास्थ्य का भी सुविधा नहीं होता, अच्छा अच्छा डॉक्टर भी गांव में नहीं रहते हैं। तो ये सब सुविधा का गांव में अभाव होता है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, ये सब सुविधा का गांव में क्या होता है, अभाव होता है, मतलब ये सब सुविधा गांव में कम पाया जाता है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब सुविधा गांव में कम पाया जाता है ना। और शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात ये सब का अच्छा सुविधा होता है। शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात का क्या होता है, अच्छा सुविधा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात का अच्छा सुविधा होता है, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात का कम सुविधा होता है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। गांव और शहर में अंतर, ये आपको ध्यान रखना है, गांव और शहर में अंतर। ठीक है, गांव और शहर में क्या अंतर है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बताइए, ध्यान रहेगा आप लोग को।
आप लोग को ध्यान रहेगा, गांव और शहर में अंतर। गांव का आबादी कम होता है, शहर का आबादी ज़्यादा होता है। गांव के लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। शहर के लोग व्यापार करते हैं। गांव का हवा स्वच्छ होता है, शहर का हवा प्रदूषित होता है। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधा का अभाव होता है। शहर में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधा उन्नत होती है, मतलब अच्छा होती है ना। तो ये गांव और ये शहर में क्या हो गया, आपका अंतर हो गया। तो बताइए, गांव और शहर में अंतर आप लोग को समझ में आ गया। और आप लोग गांव से हैं या शहर से हैं? आप लोग को गांव पसंद है या शहर पसंद है, बताइएगा। आप लोग गांव से हैं या शहर से हैं? आप लोग को गांव पसंद है कि शहर पसंद है? गांव वाले ज्यादा दिख रहे हैं, शहर वाले कम पड़ रहे हैं। अधिकांश लोग गांव से दिख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है आप लोग का, जहाँ से भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चले आगे। नेक्स्ट बढ़ा जाए, शहरीकरण किसको कहते हैं? शहरीकरण किसको कहते हैं? अब शहरीकरण क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। शहरीकरण क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। शहरीकरण क्या कर रहा है, शहरीकरण मतलब गांव का शहर बनना। पहले सब क्या था, गांव ही था, धीरे धीरे क्या बन गया, शहर बन गया। तो शहरीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कह रहा है किसी गांव का शहर या कस्बा के रूप में विकसित होने का प्रक्रिया शहरीकरण कहलाता है। कोई गांव अगर शहर के रूप में बदल रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे, शहरीकरण कहेंगे, है ना। शहरीकरण का अर्थ क्या है, गांव से शहर बनना, गांव से शहर बनना, है ना। तो गांव से, है ना, कोई गांव है ना शहर के रूप में विकसित होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। तो बहुत आसान है, शहरीकरण किसको कहते हैं, तो किसी गांव का शहर के रूप में विकसित होने का प्रक्रिया शहरीकरण कहलाता है। कोई भी गांव है वह धीरे धीरे क्या होता है, शहर के रूप में विकसित होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं, है ना। कोई भी गांव धीरे धीरे शहर के रूप में क्या होता है, विकसित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है कि गांव, है ना, किसी गांव का शहर के रूप में विकसित होने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। बहुत सिंपल है, किसी गांव का शहर के रूप में विकसित होने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। गांव था, फिर धीरे धीरे बाजार खुलने लगता है। बाजार जब खुलने लगता है धीरे धीरे, मतलब दुकान उकान खुलने लगता है, धीरे 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 वो क्या हो जाता है, शहर के रूप में हो जाता है। मंदिर हो गया, मान लीजिए वो मंदिर बन गया, अब दूर दूर से लोग आने लगे, धीरे धीरे दुकान बढ़ने लगा, तो इस तरीका से क्या बन जाता है, शहर बन जाता है ना। ठीक है, इस तरीका से धीरे धीरे क्या बन जाता है, शहर बन जाता है। ठीक है ना। अब बच्चा लोग पूछ रहा है सर आप कहाँ से हैं, तो हम तो मान लीजिए एकदम बीच से है ना, गांव से है ना शहर से है। मेरा घर समस्तीपुर में है, और समस्तीपुर में शहर जहाँ खत्म होता है और गांव जहाँ शुरू होता है वहीं पर मेरा घर है। ठीक है, तो गांव और शहर दोनों का मिश्रण है। ठीक है ना। जैसे समस्तीपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है, वहाँ से क्या होता है, शहर खत्म हो जाता है और वहाँ से गांव शुरू हो जाता है, वहाँ से गांव शुरू हो जाता है, तो बाउंड्री पर मेरा घर है। गांव और शहर के बाउंड्री पर मेरा घर है। ठीक है, वहाँ गांव भी है और शहर भी है, समझ गए। न तो पूरा शहर है न तो पूरा गांव है। ठीक है ना, न तो पूरा शहर है न तो पूरा गांव है। जैसे होता है ना, मार्केट खत्म होने वाला है तो वहां से गांव शुरू हो रहा है, तो वहीं पर मेरा घर है। चले, तो शहरीकरण समझ गए। गांव का शहर, गांव का शहर के रूप में विकसित होने का प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, शहरीकरण कहेंगे। गांव का शहर के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, शहरीकरण कहेंगे। यानी गांव धीरे धीरे क्या हो जाता है, शहर के रूप में विकसित होने लगता है तो उसको हम लोग शहरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं, है ना। ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट आपका है
नगरीय जीवन तथा आधुनिकता, नगरीय जीवन तथा आधुनिकता यानी नगर के लोगों का जीवन और आधुनिकता मतलब मॉडर्न, मॉडर्न एक दूसरे का पूरक है। बोलता है नगरीय जीवन यानी नगर में रहने वाले लोग क्या होते हैं, आधुनिकता, आधुनिक होते हैं मतलब मॉडर्न होते हैं। अब गांव में लोग होगा तो क्या पहनेगा, गांव में मान लो कोई है तो आराम से अपना, है ना, ठीक है, आराम से अपना, है ना, आराम से अपना वो क्या करेंगे, रहेंगे, है ना। गांव के अगर कोई लोग है तो आराम से रहेंगे, ज़्यादा फीट फाट में, झीट झाट में नहीं रहेंगे। लेकिन वो शहर के लोग होंगे तो वो क्या होंगे, आधुनिक होंगे, मतलब पूरा फीट फाट में, झीट झाट में रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, बड़ा बोल रहा है यहाँ पर कि नगरीय जीवन और आधुनिकता क्या होता है, एक दूसरे के पूरक होता है। यानी नगर के लोग थोड़ा क्या होते हैं, आधुनिक जीवन जीते हैं, मतलब मॉडर्न जीवन जीते हैं एकदम। जो है आप देखिएगा गाँव से अगर शहर जाइएगा तो वहाँ पर आपको लगेगा थोड़ा सा अजीब कि शहर के लोग ऐसे होते हैं, है ना, शहर के लोग ऐसे होते हैं, इस तरीक़ा से आपको दिखेगा। जैसे गांव के लोग का कपड़ा पहनने का स्टाइल, शहर के लोगों का कपड़ा पहनने का स्टाइल क्या होता है, अलग अलग होता है। दोनों का कपड़ा पहनने का स्टाइल क्या होता है, अलग अलग होता है। गांव के लोगों का खाने का स्टाइल, शहर के लोगों का खाने का स्टाइल क्या होता है, अलग अलग होता है ना। सब कुछ गांव और शहर में क्या होता है, अंतर होता है। बोलने का स्टाइल भी चेंज होता है ना, बोलने का स्टाइल भी थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता है। हर चीज़ गाँव और शहर में क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है। यानी शहर के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आधुनिक होते हैं। यानी शहर के जो लोग होंगे वो क्या होंगे, आधुनिक होंगे। और ये एक दूसरे का क्या है, शहर और आधुनिक ये एक दूसरे का पूरक है। ये क्या है, एक दूसरे का पूरक है ना। कहा गांव के गवार, गांव के लोग क्या होते हैं, गवार होते हैं। और शहर के लोग क्या होते हैं, आधुनिक होते हैं। शहर के लोग क्या होते हैं, आधुनिक होते हैं। उन्हें गांव के लोगों को ज़्यादा कुछ पता होता नहीं रहेगा, शहर के लोग एकदम पूरा पता होता रहेगा। जैसे गांव का कोई लड़का है तो ऊपर जीन्स पहनेगा यहाँ तक, है ना। और जैसे ही वो शहर में जाएगा तो उसका जीन्स क्या हो जाएगा, नीचे घसक जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका जीन्स नीचे घसक जाता है। तो ये शहर का पहचान है, ठीक है ना। गांव से जब देखते हैं, गांव में लड़का रहता है तो जीन्स उसका ऊपर रहता है। जब वो पढ़ने के लिए शहर में जाता है तो उसका जीन्स दो दो एक बित्ता नीचे घसक जाता है, एक बित्ता वो नीचे घसका के पहने लगता है ना। गांव में रहता है तो उसका शर्ट का बटन लगा रहता है, शहर में गया तो शर्ट का दो बटन खुल जाता है, ठीक है ना। गांव में है तो खा रहा है, गांव में है तो मकई का रोटी खा रहा है, भुज्जा खा रहा है। शहर में जाता है, शहर में जाता है तो क्या खाता है, शहर में जाता है तो वहाँ पे वो, है ना, पिज्ज़ा खाता है, बर्गर खाता है। क्या खाता है, पिज्ज़ा खाता है, बर्गर खाता है ना। और वो आपका उसके बाद हो गया आपका पिज्ज़ा खाएगा, बर्गर खाएगा, मोमोज खाएगा। क्या खाएगा, मोमोज खाएगा। और क्या क्या खाएगा, ये सब चीज़ शहर का अलग होता है। तो मतलब गांव और शहर का क्या होता है, कल्चर थोड़ा अलग अलग होता है ना। ठीक है, गांव और शहर का कल्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। शहर में आधुनिक लोग रहते हैं, है ना। और गांव में जो होता है वो पारंपरिक लोग रहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब गांव में लड़की भी है तो आराम से वो सूट सलवार पहनेगी। और शहर की जो अधिकांश लड़की है वो जीन्स टॉप, मतलब थोड़ा आधुनिक होगी, है ना। गांव की लड़की है तो उसको ज़्यादा मतलब ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो होता है फेशियल उशियल। शहर की लड़की है तो डेली ब्यूटी पार्लर जाएगी, है ना। तो ये सब गांव और शहर में क्या क्या होता है, अंतर अंतर होता है ना। चलें, गांव के लोग हैं तो बोलेंगे की हाल चाल है, और शहर के लोग हैं बोलेंगे तेरे को मेरे को। तो ये सब चीज़ जो है गांव और शहर में क्या अंतर ठीक है ना, समझ गए। तो गांव और शहर में अंतर होता है, आप लोग जानते ही हैं। जो लोग शहर से होंगे वो भी जानते होंगे गांव कैसा है, जो लोग गांव से होंगे वो भी जानते होंगे शहर कैसा है, ठीक है। तो ये बताने का जरूरत नहीं है। आगे है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर में कौन रहते हैं, आधुनिक व्यक्ति रहते हैं। शहर में शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है शहर को किस व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, तो आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। जो आधुनिक व्यक्ति होते हैं, मॉडर्न व्यक्ति होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, है ना। अब जो आदमी मॉडर्न हो गया वो कहाँ रहेगा, शहर में रहेगा। और जो आदमी मतलब ऐसे है नॉर्मल, तो वो अपना गाँव में ही रहेगा, ठीक है। वो कहाँ रहेगा, गाँव में ही रहेगा, है ना। तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का क्या माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। यानी शहर में आधुनिक व्यक्ति रहते हैं। शहर में कौन व्यक्ति रहते हैं, आधुनिक व्यक्ति रहते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ लिए शहरीकरण किसको कहते हैं और शहर में कौन लोग रहते हैं। तो शहरीकरण क्या होता है, गांव से शहर बनने का प्रक्रिया शहरीकरण कहलाता है। और शहर में आधुनिक लोग रहते हैं, शहर में आधुनिक लोग रहते हैं,
बर्गर पिज्जा खाने वाले लोग शहर में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक शहर के स्थापना के कारण। शहर का स्थापना क्यों हुआ, शहर के स्थापना का क्या कारण है, शहर का स्थापना क्यों हुआ, ये हम लोग देखते हैं, है ना। शहर का स्थापना क्यों हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं, है ना। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, चलिए चले स्टार्ट करें हम लोग। एक बच्चा कह रहा है सर समस्तीपुर में आप विनोद सर को जानते हैं, विनोद सर कहाँ के हैं, क्या पढ़ाते हैं, बताएंगे तो फिर आपको हम बता सकते हैं। ठीक है, गांव के लोग संस्कारी होते हैं, शहर के लोग क्या होते हैं, शहर के लोग भी संस्कारी होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश लोग थोड़ा गड़बड़ होते हैं, है ना। गांव के लोग जो है अपने पिताजी को बोलेंगे बाबूजी, है ना, बाबूजी बोलेंगे या फिर पिताजी बोलेंगे। शहर के लोग क्या बोलेंगे, अपने अपने पप्पा को, अपने पिताजी को पप्पा बोलेंगे, डैडी बोलेंगे, डैड बोलेंगे, है ना, और कुछ कुछ बोलेंगे। उसी तरीका से मतलब थोड़ा अलग होता है, दोनों का अलग अलग सिस्टम होता है। नेक्स्ट, आधुनिक शहर के स्थापना के कारण, आधुनिक शहर के स्थापना के कारण, है ना। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि गांव के लोग जो है ना खेत में जाते हैं और शहर के लोग टॉयलेट में जाते हैं, ये भी गांव और शहर में अंतर है हाँ, ये भी अंतर है, मतलब लेकिन अब धीरे धीरे ये अंतर खत्म हो रहा है, हर जगह शौचालय बन चुका है। ठीक है, गांव और शहर दोनों दोनों में। चलिए, एक है कि आधुनिक शहर, शहर के स्थापना के कारण, मतलब आधुनिक शहर कैसे बना, आधुनिक शहर कैसे बना, इसको हम लोग देखते हैं। कोई भी आधुनिक शहर का स्थापना कैसे हुआ, है ना, इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। चले, आधुनिक शहर के स्थापना के कारण, यानी आधुनिक शहर का स्थापना कैसे हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। शहर कैसे बसा इसको हम लोग देखते हैं। शहर कहाँ बसता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। तो स्टार्ट करें। कह रहा है कि औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, बोल रहा है कि औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ, इसके कारण शहरीकरण का स्थापना हुआ। औद्योगिक पूंजीवाद कहने का मतलब है उद्योग, बहुत सारा उद्योग बना, उसी के आसपास क्या हो गया, शहर बस गया, है ना। बहुत सारा उद्योग बना, इसी के आसपास क्या हो गया, शहर बस गया। तो शहर बसने का पहला कारण क्या है, शहर बसने का पहला कारण क्या है, तो उद्योग। क्या है, उद्योग। उद्योग, मान लो कहीं पर फैक्ट्री लगेगा तो वहाँ पर मजदूर लोग काम करने आएंगे, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, शहर का रूप ले लेता है, धीरे धीरे वो शहर का रूप ले लेता है। तो औद्योगिक पूंजीवाद के कारण शहर का स्थापना हुआ, पहला आपको ये ध्यान रखना है ना, है ना, है ना। ठीक है, समझ गए। औद्योगिक पूंजीवाद के उदय के कारण क्या होता है, शहर का स्थापना होता है। उसके बाद है विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। हम लोग देखते हैं पूरे विश्व के अधिकांश भूभाग पर क्या हो गया, औपनिवेशिक शासन का स्थापना हुआ, इसके कारण भी शहर बसा। जैसे हम लोग देखते हैं भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था, इंग्लैंड जो है भारत पर कब्जा कर लिया, तो इंग्लैंड वाला सब आ करके और यहाँ पर रहने लगा। जैसे बम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सब शहर कौन बसाया, इंग्लैंड बसाया भारत में, है ना। इंग्लैंड का लोग यहाँ पर आया तो बम्बे, मद्रास, कलकत्ता में रहने लगा, तो वो क्या बन गया, शहर बन गया। क्या बन गया, शहर बन गया। तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना के कारण भी शहर का स्थापना हुआ है ना। उपनिवेशिक शासन, उपनिवेश के कारण भी क्या हुआ है, शहर का स्थापना हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। लोकतांत्रिक आदर्श का विकास, शहर में जो है पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, जो लोकतांत्रिक विचार के कारण भी शहर का क्या हुआ, स्थापना हुआ है। तो शहर में ज्यादातर लोग जो होते हैं वह लोकतांत्रिक विचार को मानने वाले भी होते हैं, है ना। तो शहर का स्थापना का क्या क्या कारण है, शहर के स्थापना का कारण यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। क्या है, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय कहने का मतलब है कि उद्योगों का स्थापना के कारण शहर का स्थापना हुआ। कहीं पर उद्योग लगा, उसके कारण कहीं पर फैक्ट्री लगा, उसके कारण शहर का स्थापना हुआ। दूसरा है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना। हम लोग देखते हैं औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहने का मतलब है जब कोई बड़ा देश किसी छोटा देश पर कब्जा किया तो बड़ा देश वहां पर आकर
के बसा, वहाँ आकर के बड़ा देश बसा। तो इससे भी क्या होता है, शहर का स्थापना हुआ, इससे भी क्या हुआ, शहर का स्थापना हुआ। और लोकतांत्रिक आदर्श का विकास जो है, लोकतांत्रिक आदर्श का विकास, जो पढ़े लिखे लोग थे ज़्यादातर वो लोग, है ना, समझदार लोग, तो वो लोग जो है शहर में बसने लगे धीरे धीरे। तो इस वजह से भी, है ना, शहर का विकास हुआ। ठीक, तो शहर के स्थापना के ये कारण है। शहर के स्थापना का क्या क्या कारण है? औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, विश्व के अधिकांश भूभाग पर औपनिवेशिक शासन का स्थापना और लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। ये तीनों के कारण क्या होता है, शहर का स्थापना होता है ना। ये तीनों के कारण क्या होता है, शहर का स्थापना होता है ना। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट आपका है, शहर के उदय ने निम्न समस्याओं को जन्म दिया। अब शहर बन गया, शहर का उदय क्यों हुआ ये हम लोग देख लिए, शहर का उदय क्यों हुआ इसको हम लोग देख लिए, है ना। अब हम लोग समझते हैं, शहर का उदय हो गया तो शहर का उदय ने निम्न समस्याओं को जन्म दिया। शहर के कारण क्या क्या समस्या हुआ? अब शहर में क्या क्या समस्या होता है बताइए। शहर में बहुत सारा समस्या होता है, शहर में बहुत सारा समस्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हो गया बाजारवाद का उदय। शहर जब बना तो इससे क्या हुआ, बाजार का उदय हुआ। शहर में लोग भी रहे और इसके साथ साथ बाजार भी बना। क्या बना, बाजार बना, जहाँ सारा सामान आपको मिल जाता है। तो शहर के कारण क्या होता है, बाजारवाद का उदय होता है। उसके बाद दूसरा समस्या क्या होता है शहर के कारण, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। जनसंख्या अधिक बढ़ जाता है, जनसंख्या घनत्व क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। शहर बसने के कारण वहाँ पर ज़्यादा लोग आने लगते हैं। शहर कहीं पर बसता है तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा लोग आने लगते हैं। ज़्यादा लोग कहाँ रहना चाहते हैं, शहर में रहना चाहते हैं। ज़्यादा लोग कहाँ रहना चाहते हैं, शहर में रहना चाहते हैं, है ना। और शहर जहाँ बसता है वहाँ पर बहुत लोग आने लगते हैं, धीरे 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 धीरे, है ना, बसने लगते हैं। जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं सब लोग आकर के बसने लगते हैं। तो शहर में क्या हो जाता है, जनसंख्या बढ़ जाता है ना। शहर में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, कोई रोजगार के लिए जाते हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं, है ना। तो शहर में जनसंख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। शहर में जनसंख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ जाता है शहर में। मान लो आपका शादी हुआ, आपकी पत्नी आएगी बोलेगी कि हम गांव में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, शहर में रहेंगे। ठीक है, तो वो भी जनसंख्या बढ़ाने का क्या होता है, एक कारण ही होता है ना। तो ये भी हो गया, शहर में जनसंख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद है मलिन बस्तियों का उदय। क्या हो गया, मलिन बस्तियों का उदय। मलिन बस्ती किसको कहते हैं, मजदूरों के रहने का बस्ती, गंदा बस्ती। शहर में देखिएगा आप, गंदा बस्ती भी का भी उदय होता है ना। शहर में क्या होता है, गंदा बस्ती का भी क्या होता है, उदय होता है। शहर में गंदा बस्ती का भी क्या होता है, उदय होता है। मलिन बस्ती, जहाँ पर मजदूर लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, मलिन बस्ती का उदय होता है। आप कोई शहर में जाएंगे देखेंगे कुछ ऐसा बस्ती रहेगा जहाँ आपको नाक बंद करके चलना पड़ेगा, पूरा नाक बंद करके चलिएगा, फिर भी नाक में उसका, है ना, जो होगा सुगंध वो घुस जाएगा। ठीक है, तो वो मलिन बस्ती होता है। क्या होता है, मलिन बस्ती। तो शहर के में मलिन बस्ती का भी उदय हो जाता है। यहाँ पर मजदूर लोग, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो लोग बसते हैं, जिसके कारण मलिन बस्ती का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, उसके बाद है आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि। शहर में अपराध भी ज़्यादा होता है। शहर में क्या होता है, अपराध भी ज़्यादा होता है। जैसे चोरी, है ना, चोरी, डकैती, है ना, छीना झपटी, ये सब चीज़ क्या होता है, शहर में थोड़ा ज़्यादा होता है। शहर में ये सब चीज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। यातायात की समस्या, शहर में आपको जाम मिलेगा, जिधर जाइएगा वहाँ आपको क्या आ जाएगा, शहर में आपको जाम ही जाम मिलेगा। क्या मिलेगा, शहर में आपको जाम ही जाम मिलेगा। तो यातायात का भी समस्या होता है शहर में। ठीक है, और इसके अलावा स्वास्थ्य परक सुविधा का अभाव, है ना। वहाँ पर वातावरण भी क्या होता है, स्वास्थ्य नहीं होता है। वातावरण क्या होता है, स्वच्छ नहीं होता है, स्वच्छ वातावरण नहीं होता है। वातावरण जो है वो क्या होता है, स्वच्छ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ना, ये सब समस्या जो है शहर में देखने को मिलता है। शहर में ये सब समस्या देखने को मिलता है। शहर में क्या क्या समस्या देखने को मिलता है, शहर के उदय के कारण कौन कौन समस्या का जन्म होता है। तो बाजारवाद का उदय। बाजारवाद का उदय मतलब सब कुछ वहाँ बिजनेसमैन हो जाता है। कोई आपके दुख दर्द को नहीं समझेगा। शहर में कोई आपके दुख दर्द को नहीं समझेगा। सब कुछ क्या हो जाता है, बिजनेस हो जाता है। सब कुछ वहाँ पर क्या हो जाता है, बिजनेस हो जाता है ना। जैसे कोई दुकानदार ही है तो आपको क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहेगा, ठग ले इससे। तो यही हुआ बाजारवाद, है ना। कोई आपको वहाँ पर, कोई वहाँ आपका अपना नहीं होगा, सब आपको वहाँ पे पैसा जो है ना, ये सब पैसा वैसा जो है ये सब
मतलब ये चीज़ पर डिपेंड करता है। दूसरा, जनसंख्या शहर में बढ़ जाता है ना। मलिन बस्ती का उदय होता है, गंदा गंदा बस्ती का क्या होता है, उदय होता है शहर में। आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि होता है, बहुत ज़्यादा अपराध शहर में बढ़ जाता है। यातायात का समस्या होता है, मतलब जाम का समस्या होता है वहाँ पे, है ना। और स्वास्थ्य की सुविधा का अभाव होता है, यानी कहें एक तरीका से तो वहाँ पर का वातावरण जो होता है वो स्वच्छ नहीं होता है। शहर का वातावरण क्या होता है, स्वच्छ नहीं होता है। तो ये सब समस्या होता है कहाँ, शहर में। शहर का ये सब क्या हो गया, समस्या हो गया, है ना। शहर का ये सब क्या हो गया, समस्या हो गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। शहर का ये सब समस्या को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए शहर का समस्या। नेक्स्ट आपका है प्रदूषण की समस्या। अच्छा, प्रदूषण की भी एक समस्या जो कि पीछे ही होता है, यहाँ पे आ गया है। तो प्रदूषण की समस्या भी शहर में होता है, वहाँ पे प्रदूषण बहुत अधिक फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट टेनमेंट्स किसको कहा जाता है, टेनमेंट्स किसको कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ये कि टेनमेंट्स किसको कहा जाता है ना। तो बोलता है कम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट, है ना। काम चलाऊ क्या हो जाएगा यहाँ पर, काम चलाऊ, क्या, काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब, बेहिसाब मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब, बेहिसाब भीड़, काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाला अपार्टमेंट मकान जो बड़े शहर के गरीब इलाके में पाए जाते हैं, बड़े शहर के गरीब इलाके में पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, टेनमेंट्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेनमेंट्स कहते हैं। ऐसा मकान जो काम चलाऊ होता है और बहुत भीड़ वाला मकान होता है, वहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, है ना। खास करके मजदूर लोग रहते हैं। शहर के वो गरीब इलाका में बनाया जाता है, मजदूरों को रहने के लिए बनाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेनमेंट्स। क्या कहते हैं, टेनमेंट्स। जैसे बड़ा बड़ा शहर में जाइएगा तो आपको लॉज टाइप का मकान दिखेगा, मान लो इतना बड़ा रूम है, इसमें सिंगल सिंगल रूम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सिंगल सिंगल, एक एक रूम का मकान, एक एक रूम का, है ना, वन, एक एक रूम बना हुआ है ना, एक एक रूम बना हुआ है। और इसके लिए, है ना, सिर्फ काम चलाऊ रूम है, सिर्फ क्या है, काम चलाऊ रूम है, यानी लोग अपना आराम से खाली रह सकता है इसमें, ऐसा रूम है। और यहाँ पर भीड़ मतलब एक ही बिल्डिंग में बहुत सारा रूम बना हुआ है, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारा 50-25 ऐसे ऐसे रूम बना हुआ है। यहाँ पर लोग अपना काम चलाने के लिए रहते हैं, रोजी रोजगार के लिए या पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर रहते हैं। यानी बड़े शहर के गरीब इलाका में इसको बनाया जाता है, यानी खास करके मजदूरों के लिए इसको बनाया जाता है। तो इसी मकान को हम लोग क्या कहते हैं, टेनेमेंट्स कहते हैं। इसी मकान को हम लोग क्या कहते हैं, टेनेमेंट्स कहते हैं, है ना। ठीक है ना, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। टेनेमेंट्स क्या होता है, काम चलाऊ और अक्सर भीड़ वाला अपार्टमेंट, काम चलाऊ और अक्सर भीड़ वाला अपार्टमेंट जो बड़े शहर के गरीब इलाका में बनाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेनमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर मजदूर लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं। तो अगर आप जाएंगे कभी बाहर, दिल्ली जाएंगे या कहीं जाएंगे, तो इस तरीका का आपको मकान देखने को मिलेगा। वहाँ पर लोग अपना सिर्फ जिंदगी चलाने के लिए वहाँ पर रहते हैं, जिसको हम लोग स्लम बस्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लम बस्ती भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर लोग अपना ज़िंदगी को चलाने के लिए, यहाँ पर लोग अपना ज़िंदगी को चलाने के लिए किसी तरीका से दुख काट करके और यहाँ पर क्या होते हैं, रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेनेमेंट्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेनेमेंट्स कहते हैं, ठीक है। यह काम चलाऊ होता है, यहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा होता है, और ये गरीब लोगों के रहने के लिए होता है, मजदूर लोगों के रहने के लिए ये होता है। ठीक, समझ गए। घेटो क्या है, घेटो शब्द किसके लिए प्रयोग किया था, घेटो शब्द का अर्थ क्या है, ये हम लोग देखते हैं, है ना। टेनेमेंट्स का अर्थ हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घेटे, घेटे शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहर में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहूदियों के बस्ती के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, घेटे शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म निर्जाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। बोला है कोई एक धर्म का लोग, कोई एक जाति का लोग, है ना, कोई एक जाति का लोग या एक समान पहचान वाले लोग अगर एक साथ रहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, घेटो कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, घेटो के नाम से
जानते हैं। तो घेटो जो है मेन रूप से यहूदियों के बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। यहूदियों के बस्ती को क्या कहा जाता था? घेटे कहा जाता था। जैसे यहूदी का बस्ती है तो वहाँ पर सिर्फ यहूदी रहेगा, यहूदी का बस्ती है तो वहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा? यहूदी रहेगा, है ना, है ना। यहूदी का बस्ती में कौन रहेगा? सिर्फ यहूदी रहेगा। तो इसके लिए घेटो शब्द का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। जैसे हिंदू होता है ना, मुस्लिम होता है ना, सिख होता है ना, ईसाई होता है ना, तो उसी तरीका से क्या होता है? यहूदी भी होता है ना। उसी तरीका से क्या होता है? यहूदी भी होता है। तो यहूदियों के रहने का बस्ती क्या कहलाता है? यहूदियों का रहने का बस्ती, है ना, ठीक है। यहूदी का रहने का बस्ती क्या कहलाता है? घेटो कहलाता था। यहूदियों के रहने के बस्ती को घेटो कहा जाता था, इतना आपको याद रखना है ना, ठीक है। चले आगे। घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यहूदियों के बस्ती के लिए घेटो शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का सिद्धांत क्या है? व्यक्तिवाद क्या होता है? कह रहा है वह सिद्धांत जिसे समुदाय का नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद कहते हैं। बोला है कि वह सिद्धांत जिसमें समुदाय का नहीं, मतलब समाज का बात नहीं किया जाता, सिर्फ व्यक्ति के आज़ादी का, व्यक्ति के आज़ादी का और व्यक्ति के अधिकार का बात किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद कहते हैं। व्यक्तिवाद क्या है? व्यक्तिवाद का मतलब है कि हमको समाज से कोई मतलब नहीं, खुद से मतलब है ना। समाज से कोई मतलब नहीं, खुद से मतलब है, तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाद कहलाएगा, है ना। वह सिद्धांत जिसमें समाज का नहीं बल्कि व्यक्ति का बात किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद कहते हैं। जैसे गांव में रहने वाले लोग हैं, तो गांव में रहने वाले लोग हैं तो अपने क्या करेंगे ये तो ठीक है, लेकिन गांव समाज के लोग भी उसमें जैसा बोलते हैं वैसा होता है ना। यानी गांव समाज को लेकर के हम लोग को चलना पड़ता है। कहाँ? गांव में रहते हैं तो देखना पड़ता है कि ये करेंगे तो गांव के लोग क्या कहेंगे, है ना, ये सब हम लोग को देखना पड़ता है। लेकिन अगर शहर में रहते हैं तो एकदम फ्री, है ना, शहर में रहते हैं तो एकदम फ्री, है ना। उसमें अपना सिर्फ व्यक्ति अपना स्वतंत्रता देखता है, व्यक्ति अपना अधिकार देखता है। कोई कहने वाला कुछ नहीं होता है शहर में, है ना। आपके रूम के बगल वाला भी आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। आपके रूम के बगल वाला भी आपको क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। तो ये क्या होता है? व्यक्तिवाद। शहर में व्यक्तिवाद का सिद्धांत होता है और गांव में तो समुदायवाद का होता है, समाजवाद का सिद्धांत होता है। गांव में आपको पूरा समाज को लेकर के चलना पड़ता है ना। मान लीजिए कि आपके यहाँ भोज है तो पूरा गांव के लोग खाने आएंगे। किसी के यहाँ भोज है गांव में तो उसके यहाँ आपको भी खाने जाना होगा। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे आपको जान पहचान है उसको आप बुला लीजिए, उसको खिला दीजिए। आपको भी जिससे जान पहचान होगा वो भी आपको बुला लेगा, खिला देगा, ठीक है। तो गांव और शहर में अंतर होता है। गांव में मतलब, है ना, गांव में समाज के सभी लोग होते हैं जो आपको देखते हैं, है ना, उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। लेकिन शहर में आपको अपना अपना स्वतंत्रता और अधिकार आपके पास होता है, आपको जो मन कर सकते हैं, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गांव में आप आपको पूरा समाज को लेकर के चलना होता है। तो यही है व्यक्तिवाद का सिद्धांत। व्यक्तिवाद में क्या होता है? समाज का नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद कहते हैं, व्यक्तिवाद, ठीक है ना। समझ गए व्यक्तिवाद। नेक्स्ट है लेसेज फेयर। लेसेज फेयर क्या है? लेसेज फेयर क्या है? तो बोल रहा है कि वैसा आर्थिक उन्मुक्तवाद जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं होता था एवं पूंजीपति का पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी, तो उसी को हम लोग लेसेज फेयर कहते हैं। लेसेज फेयर में क्या होता है? लेसेज फेयर एक नियम था जिसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। सरकार क्या करता था? कोई इंटरफेयर नहीं करता था। पूंजीपति को पूरा आज़ादी दिया जाता था, जो मन है सो करिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेसेज फेयर कहते हैं, है ना। वैसा आर्थिक उन्मुक्तवाद जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करता है, सरकार कोई रोक टोक नहीं करता, किसको? पूंजीपति को। वैसा आर्थिक उन्मुक्तवाद यानी वैसा नियम जिसमें सरकार कोई रोक टोक नहीं करता है, किसको? पूंजीपति को, है ना। पूंजीपति को पूरा स्वतंत्रता दिया जाता है, पूंजीपति को पूरा आज़ादी दिया जाता है कि आपको जो करना है, जैसे करना है कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेसेज फेयर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेसेज फेयर कहते हैं। लेसेज फेयर में क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, उनको क्या किया जाता है? पूरी तरीका से आज़ादी दिया जाता है। पूरी तरीका से क्या किया जाता है? आज़ादी दिया जाता है। पूरी तरीका से स्वतंत्रता दिया जाता है कि आपको जो करना है कर सकते हैं, है ना। बिना लाइसेंस लिए, बिना टैक्स दिए हुए आप अपना बिजनेस करिए। बिजनेस को जितना आगे बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको आप क्या कहा जाता है? इसको लेसेज फेयर कहा जाता है।
लेसेज फेयर का मतलब क्या हो गया, इसमें वैसा नियम जिसमें क्या होता है, पूंजीपति को पूरी तरीका से आज़ादी दिया जाता है। क्या कहता है, पूंजीपति को पूरी पूरी है ना, पूरी तरीका से आज़ादी दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेसेज फेयर कहते हैं। ठीक है, वैसा आर्थिक उन्मुक्तवाद जिसमें सरकार जो है पूंजीपति पर कोई हस्तक्षेप नहीं, सरकार का पूंजीपति पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है ना। पूंजीपति क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, पूंजीपति स्वतंत्र होते हैं, पूंजीपति को स्वतंत्रता दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेसेज फेयर कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेसेज फेयर कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए। जैसे आप कोई बिजनेस करिएगा तो सरकार आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा, तो यही क्या है, लेसेज फेयर है। नेक्स्ट आपका है, अब हम लोग एक एक शहर के बारे में अब देखेंगे। अब धीरे धीरे आप लोग को घुमाने ले चलते हैं हम लोग अलग अलग शहर, है ना, अलग अलग शहर आप लोग को घुमाने ले चलते हैं। तो आप लोग तैयार हैं, बताइए घूमने के लिए आप लोग तैयार हैं। थोड़ा सा हम पानी पी के आ जाएं, उसके बाद आप लोग को ले चलते हैं घुमाने के लिए। बताइए क्या आप लोग घूमने के लिए तैयार हैं, जल्दी से बताइए, क्या आप लोग घूमने के लिए तैयार हैं। पहले आप लोग कहाँ चलिएगा, आप लोग घूमने के लिए तैयार हैं, बताइए क्या आप लोग घूमने के लिए तैयार हैं। अलग अलग शहर हम लोग घूमने के लिए चले, शहर के बारे में मेन मेन बात हम लोग जान लिए, अब हम लोग को अलग अलग शहर घूमना है। तो क्या आप लोग घूमने के लिए तैयार हैं, जल्दी से बता दीजिए, फिर हम लोग घूमने के लिए चल देंगे। इतना तक हम लोग जाने बेसिक बात, गांव क्या होता है, हाट क्या होता है, कस्बा क्या होता है, शहर क्या होता है, महानगर क्या होता है, शहरीकरण किसको कहते हैं, शहर का स्थापना क्या होता है, शहर का क्या क्या समस्या होता है, और कुछ कुछ जो शब्द था उसके बारे में हम लोग समझ लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शहर घूमने के लिए निकलेंगे। तो क्या आप लोग घूमने के लिए तैयार हैं, और कौन कौन शहर आप लोग को जाने का मन है, जल्दी से बोलिए, सबका टिकट कटवा देते हैं, फिर हम लोग आपको लेके चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग बस रुक जाइए, पानी उनी पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा पानी पी के आते हैं, फिर हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। आप लोग भी पानी उनी पी लीजिए बस 2 मिनट में, है ना। ठीक है, चलें, ठीक है, आप लोग तैयार रहिए, हम आ रहे हैं पानी पी के। निर्माण किया जाता था, व्यापार किया जाता था, शिक्षा किया जाता था, और सांस्कृतिक गतिविधि में इसका क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था। तो पटना के बारे में हम लोग जानते हैं कि पटना पटना हम लोग चलते हैं, और पटना के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला बात कि प्राचीन काल में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, पुराने समय में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले हम लोग पटना को किस नाम से जानते थे, तो पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। पहले हम लोग पटना को क्या कहते थे, पाटलिपुत्र कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में यह नगर शिल्प कला, यहाँ पर बहुत सारा चीज बनता था, व्यापार, बहुत सारा व्यापार भी होता था। उसके बाद शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए भी फेमस था। सांस्कृतिक गतिविधि मतलब यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधि भी हुआ करता था। ये सब चीज़ का ये क्या था, केंद्र था, है ना। पटना जो है आपको शिक्षा, व्यापार, शिल्प कला और सांस्कृतिक गतिविधि का क्या था, केंद्र था। पटना शिल्प कला, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधि का क्या था, केंद्र था, है ना।
इतना आपको ध्यान रखना है पटना के बारे में, है ना। इतना आपको ध्यान रखना है पटना के बारे में। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पटना प्राचीन काल में क्यों फेमस था? शिल्प कला, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए फेमस था। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजात शत्रु ने, मगध के जो शासक थे, मगध के जो शासक थे, राजा थे अजात शत्रु, इन्होंने पाटलिपुत्र में एक सैनिक शिविर बनाया था, है ना। पाटलिपुत्र में यह एक सैनिक शिविर बनाया था। कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। बाद में जाकर के पटना क्या बना? मगध साम्राज्य का राजधानी भी बना। तो हम लोग देखते हैं कि पटना जो है, पटना है, पटना पूछा जाता है कि पटना को बसाने वाले कौन है? तो अजात शत्रु का नाम आता है। पटना को बसाने वाले कौन है? अजात शत्रु, है ना। अजात शत्रु के बारे में कहा जाता है पटना का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। सबसे पहले ये क्या किए थे? एक सेना का शिविर यहाँ पर लगाए थे पटना में। बाद में जाकर के पटना क्या हो गया? मगध साम्राज्य का राजधानी भी बना था। जो मगध साम्राज्य था सबसे शक्तिशाली, है ना, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, है ना। उसका राजधानी भी बना था कौन? पाटलिपुत्र, है ना। उसका राजधानी अलग अलग जगह पर था, जैसे राजगीर में था पहले, है ना। बाद में यहाँ पर पाटलिपुत्र में भी उसका राजधानी बनाया गया था। ठीक है, मगध साम्राज्य का राजधानी बना था पाटलिपुत्र, है ना। ठीक है, कहा कि मौर्यकालीन राज प्रसाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। बोला मौर्य काल का, मौर्य काल का, मौर्य वंश का, मौर्य काल का, है ना, अवशेष। अवशेष मतलब कुछ अंश, कुछ उस समय का प्रमाण। दक्षिण पटना में स्थित कुम्हरार, वहां पर एक जगह है पटना में कुम्हरार, यहाँ से जो है मौर्य काल का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो मौर्य काल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। पटना में मौर्य काल का, है ना, ठीक है ना। पटना में मौर्य काल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुम्हरार एक जगह है, वहां से प्राप्त हुआ है। वहां से क्या हुआ है? पटना में कुम्हरार एक जगह है, वहां से मौर्य काल का अवशेष प्राप्त हुआ है ना। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन अनेक पहलुओं पर चर्चा, है ना। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के अनेक पहलुओं पर चर्चा। यूनानी निवासी मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। बोला यूनान का एक आदमी था मेगास्थनीज, है ना, उसका एक किताब का नाम है इंडिका। इस किताब में पटना के बारे में क्या किया गया? चर्चा किया गया है। इस किताब में पटना के बारे में चर्चा किया गया है। इंडिका के लेखक कौन है? पूछा जाएगा। इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज, है ना। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, जो कि यूनानी, है ना, जो कि यूनानी थे। क्या थे? ये यूनानी थे। और इसकी किताब में पटना के बारे में चर्चा है। इसके किताब में क्या है? पटना के बारे में चर्चा है ना। मेगास्थनीज, यूनान के रहने वाले मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका पुस्तक है, उस पुस्तक में किसके बारे में चर्चा है? उस पुस्तक में जो है ना, पटना के बारे में चर्चा है। उस पुस्तक में पटना के बारे में चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पटना के बारे में और कुछ बातें, है ना। पटना के बारे में और कुछ बातें कह रहा है कि मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक को लिखा था वह किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के राजा थे, तो उनके दरबार में आया था कौन? है ना, मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया। यहाँ पर घुमा फिरा, उसके बाद इसके यहाँ के बारे में जो उसको लगा वो एक किताब लिख दिया इंडिका। कौन सा किताब? इंडिका किताब लिख दिया। इसी किताब में, है ना, इंडिया के बारे में वो पूरा लिखा है, जिसमें पटना के बारे में भी क्या किया गया है? वर्णन किया गया है ना। पटना के विशाल भवनों का वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी किया गया है। चीनी यात्री फाहियान ये भी आया था पटना, है ना, ये भी आया था पटना। फाहियान जो था वो कहाँ का था? चीनी यात्री था। ये भी पटना जब आया था तो पटना के बारे में ये भी वर्णन किया है ना। चीनी यात्री फाहियान भी क्या किया है? पटना के बारे में वर्णन किया है। चीनी यात्री फाहियान भी पटना के बारे में वर्णन किया है। ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है पटना के बारे में। पटना के बारे में क्या क्या अभी तक ध्यान रखना है? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, है ना। पटना जो है अजात शत्रु के द्वारा बसाया गया था। पटना मगध साम्राज्य का राजधानी भी बना था। मौर्य काल जो है, मौर्य काल का अवशेष कहाँ से मिला है? कुम्हरार से मौर्य काल का अवशेष मिला है। और यूनानी
यूनानी निवासी जो मेगास्थनीज है ना, उसके किताब इंडिका में पटना के बारे में क्या किया गया, चर्चा किया गया है। यूनानी निवासी मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में पटना के बारे में चर्चा किया गया है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चीनी यात्री फाहियान, फाहियान कहाँ का यात्री था, चीनी यात्री था। ये भी पटना के वैभव और सौंदर्य के बारे में, मतलब वहाँ के विशाल और सुंदरता के बारे में चर्चा किया है ना। चीनी यात्री फाहियान भी क्या किया, पटना के बारे में चर्चा किया है। नेक्स्ट है अफगान शासक। अफगान शासक जो थे शेर शाह सूरी ने 1541 में दुर्ग का निर्माण करवाया, है ना। इसके बारे में जानकारी अब्दुल्ला की रचना तारीख दाऊदी में मिलती है। एक किताब है तारीख दाऊदी, जिसके लेखक कौन है, अब्दुल्ला। इसमें पता चलता है कि शेर शाह सूरी के द्वारा पटना में दुर्ग बनाया गया था। शेर शाह सूरी के द्वारा पटना में क्या बनाया गया था, दुर्ग बनाया गया था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो इसके बारे में जानकारी है ना तारीख दाऊदी एक किताब है, जिसके लेखक कौन है, अब्दुल्ला। तारीख दाऊदी एक किताब है, जिसके लेखक कौन है, अब्दुल्ला। तो उसी किताब से इसके बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। इसी किताब से इसके बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अफगान शासक शेर शाह सूरी 1541 में क्या बनाया था, दुर्ग। दुर्ग मतलब क्या था, किला। किला का निर्माण करवाए थे, कहाँ पर, पटना में। इसके बारे में जानकारी अब्दुल्ला की रचना तारीख दाऊदी में मिलती है। तारीख दाऊदी एक किताब है, उस किताब में ये बात लिखा गया है कि शेर शाह सूरी पटना में क्या बनाए थे, किला बनाए थे 1541 ईस्वी में। शेर शाह सूरी अफगान शासक थे। शेर शाह सूरी क्या थे, अफगान शासक थे, है ना। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो आपका सासाराम में है। जीटी रोड जो है कौन बनवाया, शेर शाह सूरी ही जीटी रोड का निर्माण करवाया है ना। जो जीटी रोड है इसको कौन बनवाया, शेर शाह सूरी जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया था, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट आपका है 1856 में अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच नगर भ्रमण के लिए आया था, है ना। बोला कि 1856 ईस्वी में जो अंग्रेज यात्री था राल्फ फिच, ये भी यहाँ पर घूमने के लिए आया था, है ना। पटना घूमने के लिए कौन आया था, राल्फ फिच, जो कि अंग्रेज यात्री था। उसके बाद कह रहा है 1666 में सिखों के 10वें गुरु, सिख एक धर्म है ना, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह, गुरु सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, पटना में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, सिख धर्म के गुरु थे। क्या थे, सिख धर्म के गुरु थे। एक सिख एक धर्म है जो गुरु नानक जिसके क्या है, संस्थापक है ना। गुरु नानक सिख धर्म के क्या है, संस्थापक है। उसके 10 गुरु हुए, उसमें से जो 10वें गुरु हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, 1688 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ। कहाँ हुआ, पटना में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ठीक। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में पटना एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात था। जब पूरा देश में अकबर का शासन चल रहा था तो उस समय पटना क्या था, एक व्यापारिक केंद्र के रूप में फेमस था। मतलब व्यापार का एक केंद्र था। पटना क्या था, व्यापार का एक केंद्र था। यहाँ से पूरा देश में व्यापार हुआ करता था, है ना। मुगल शासन में पटना जो था एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर क्या हुआ करता था, यहाँ से व्यापार हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में मुगल राजकुमार अजीमुसान ने इस नगर का नव निर्माण करवाया और इसको अजीमाबाद नाम दिया। क्या नाम दिया, अजीमाबाद। तो पटना को हम अजीमाबाद के नाम से भी जानते हैं, है ना। बोला है कि मुगल शासक जो था मुगल राजकुमार अजीमुसान जो है पटना का पुनः निर्माण करवाया था। मतलब फिर से नव निर्माण करवाया, फिर से पटना को क्या किया, अच्छे से बसाया सजाया, यहाँ का सड़क है ना सब कुछ बनवाया। और उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया, अजीमाबाद रख दिया। पाटलिपुत्र का नाम क्या रख दिया, अजीमाबाद, है ना। तो अजीमाबाद किसको कहा जाता है, तो पटना को ही अजीमाबाद भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र भी पटना को ही कहा जाता है और अजीमाबाद भी पटना को ही कहा जाता है। पाटलिपुत्र भी पटना को ही कहा जाता है और अजीमाबाद भी पटना को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1686 में अनाज भंडारण के
लिए गोदाम का निर्माण किया गया, जिसे आज हम लोग गोल घर के नाम से जानते हैं। तो पटना में गोल घर भी है, जिसका निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। पटना में गोल घर है, जिसको क्यों बनाया गया था? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। पटना में गोल घर है, जिसका निर्माण क्या किया गया था? अनाज रखने के लिए किया गया था 1786 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। गोल घर का निर्माण कब किया गया था? 1786 ईस्वी में। गोल घर कहाँ है? पटना में है। और गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज का गोदाम के लिए, अनाज का भंडारण के लिए गोदाम बनाया गया था गोल घर, जिसको आज हम लोग देखने जाते हैं ना गोल घर, है ना। तो वो अनाज रखने के लिए बनाया गया था 1786 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पटना में। ठीक है ना। 1911 के दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। बोल रहा है कि, है ना, पहले हम लोग बंगाल के साथ ही थे, लेकिन 1911 ईस्वी में बिहार को, है ना, बिहार को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें जो इंग्लैंड के जो राजा थे वो आए थे। तो वो जो है बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिए थे। कब? 1911 में घोषणा किए कि बिहार जो है बंगाल से अलग हो जाएगा। इसका घोषणा कब होता है? 1911 में। लेकिन ये होता कब है? 12 में होता है। होता कब है? 12 में होता है। तो 1912 में बिहार और उड़ीसा क्या हो गया? बंगाल से अलग हो गया। पहले बिहार और उड़ीसा बंगाल में ही था, लेकिन 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो बिहार जो है, बिहार और उड़ीसा, बिहार जो है क्या हो गया? बंगाल से अलग हो गया। बिहार जो है बंगाल से क्या हो गया? अलग हो गया, है ना। बिहार बंगाल से अलग कब हो गया? 1912 ईस्वी में क्या हो गया? बिहार बंगाल से अलग हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में बिहार क्या हो गया? बंगाल से अलग हो गया, है ना। 1912 ईस्वी में क्या हो गया? बिहार बंगाल से अलग हो गया। ठीक है। पहले बिहार बंगाल के साथ ही था। वर्तमान पटना की आबादी 12 लाख से अधिक है ना। और इसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग किलोमीटर है। बोला वर्तमान में पटना का आबादी करे तो 12 लाख से अधिक है पटना शहर का, और इसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग किलोमीटर है। मतलब पटना 2800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर 12 लाख से अधिक लोग रहते हैं। पटना में 12 लाख से अधिक लोग रहते हैं, और यह 2800 किलोमीटर में फैला हुआ है ना। कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। अगर पूर्वी भारत का बात करें तो कोलकाता के बाद जो है पटना, पटना का ही नंबर आता है। कलकत्ता के बाद पटना जो है दूसरा बड़ा नगर है ना, पूर्वी भारत का। पूरे भारत का नहीं, बस पूर्वी भारत का बात किया जाए तो कलकत्ता के बाद दूसरा बड़ा नगर कौन है? पटना ही है। पटना ही कलकत्ता के बाद दूसरा बड़ा नगर है ना। ठीक है, चलिए। तो पटना के बारे में आप लोग समझ लिए। बताइए पटना के बारे में आप लोगों को कोई दिक्कत? इतना बात हम लोग पटना के बारे में जाने। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम हो जाएगा, है ना। पटना का स्थापना मगध शासक अजात शत्रु ने यहाँ पर एक सैनिक शिविर बनाकर किया था, है ना। मगध साम्राज्य का राजधानी भी बना था पटना। ठीक है। पटना में मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से मिलता है? कुम्हरार से मिलता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेघास्थनीज। मेघास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। मेघास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेघास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन चीनी यात्री पटना आया था? तो फाहियान। कौन चीनी यात्री पटना आया था? फाहियान, है ना। तो शेरशाह सूरी ने पटना में दुर्ग का यानी किला का निर्माण कब करवाया? तो 1541 ईस्वी में। ठीक है ना। तारीख दाऊदी पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल्ला। तारीख दाऊदी पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल्ला जो है तारीख दाऊदी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है ना। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना कब आए थे? 1856 ईस्वी में अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना आए थे, है ना। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है ना। अकबर के शासनकाल में पटना क्या था? एक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। पटना का निर्माण किसने करवाया था? अजीम उसान, है ना। पटना का निर्माण करवाने वाला मुगल शासक कौन था? अजीम उसान था, है ना। पटना का नाम अजीमाबाद किसने रखा? अजीम उसान। अजीम उसान ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा, है ना। अजीमाबाद के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो पटना को अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है। पटना को अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि गोल घर का निर्माण कब किया गया? 1786 ईस्वी में। गोल घर कहाँ है? पटना में है। गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज का भंडारण के लिए, अनाज का भंडारण के लिए। बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को अलग, बंगाल से अलग करने का घोषणा कब किया गया? 1911 में। बिहार बंगाल से कब अलग हो गया? 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हो गया। ठीक है।
है ना। पटना का वर्तमान में आबादी कितना है, 12 लाख। क्षेत्रफल कितना है, 2800 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 2800 वर्ग किलोमीटर। और पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन है, तो पटना। पूर्वी भारत का पहला सबसे बड़ा नगर, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर कलकत्ता, और पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर पटना, है ना। पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर पटना। तो आप लोग को हम पटना घुमा दिए। बताइए पटना घूम करके आप लोग को कैसा लगा। थोड़ा सा पंखा चला लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर को हम लोग कंप्लीट ही कर देते हैं। एक दो जगह और घूमते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना टाइम से, मतलब थोड़ा जल्दी, ताकि क्रैश कोर्स से स्टार्ट हो जाए। तो फिर हम लोग वहाँ पे रिवाइज करते रहेंगे अपना, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट में खींच रहे हैं। और आप लोग का सेंटअप एग्जाम भी है स्कूल में, तो इन सब वजहों से, है ना। पंखा चलाया जाए, गर्मी बढ़ रहा है हमको। चले, तो हम लोग बम्बई घूमने चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पंखा चला के आ जाते हैं। ठीक है, चलो भैया। चले आगे। अब हम लोग चलते हैं बम्बई। कहाँ चलते हैं, बम्बई, जिसको मुंबई के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में बम्बई का नाम क्या है, मुंबई, है ना। बम्बई का नाम वर्तमान में क्या है, मुंबई है। पहले तो इसका नाम बम्बई था, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, मुंबई हो चुका है। तो मुंबई जो था पहले क्या था, बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। इसमें 7 टापू था, 7 को अलग अलग टापू था। सबको मिला करके क्या बना दिया गया, बम्बई बना दिया। 7 टापू को एक हो गया, तो यही क्या बन गया, बम्बई बन गया। तो 7 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है, बम्बई को। 7 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है, बम्बई को। 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। बम्बई को क्या कहा जाता है, भारत की वाणिज्यिक राजधानी, मतलब भारत के व्यापार का राजधानी किसको कहा जाता है, बम्बई को कहा जाता है। भारत का वाणिज्यिक राजधानी जो है कौन था, बम्बई था। मतलब व्यापार जो होता था अंग्रेज के समय में, वह ज्यादा कहाँ से होता था, तो बम्बई से ही होता था। इसीलिए बम्बई को भारत का औपनिवेशिक भारत का, यानी इंग्लैंड के जो समय, मतलब इंग्लैंड का जब कब्जा था हम लोग के यहाँ, तो उस समय भारत का जो वाणिज्यिक राजधानी था, मतलब व्यापार का राजधानी था, वो कौन था, बम्बई था। कौन था, बम्बई था। अभी भारत को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी पूछा जाए, वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो बम्बई, है ना। वित्तीय राजधानी कहाँ है, वित्तीय राजधानी, तो बम्बई जो है भारत का वित्तीय राजधानी है। वित्तीय मतलब रुपया पैसा का राजधानी। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है अभी, तो बम्बई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, मतलब रुपया पैसा का राजधानी। बम्बई में जितना भी बैंक है ना, सबका हेड क्वार्टर बम्बई में ही है ना। ठीक है, बम्बई में ही पूरा जितना भी बैंक है सबका हेड क्वार्टर है। इसीलिए बम्बई को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं। बम्बई को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं। ठीक, आयकरा कि बम्बई भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था। बम्बई में क्या था, भारत का एक प्रमुख बंदरगाह भी था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। यहाँ से क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। यहाँ से कपास और अफीम जैसे वस्तु निर्यात किया जाता था। बम्बई से कपास और अफीम बेचा जाता था। कपास और अफीम का बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता था बम्बई से। बम्बई में कपास बहुत ज़्यादा हम लोग को पता है, तभी तो यहाँ पर सूती वस्त्र जो है ना, सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा केंद्र भी यहाँ पर है ना। सूती वस्त्र का बहुत ज़्यादा केंद्र भी कहाँ है, बम्बई में है, इसी वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कपास और अफीम जो है बम्बई से निर्यात किया जाता था, मतलब बेचा जाता था। तो इतना बात आपको ध्यान रखेगा। 7 टापुओं का शहर बम्बई को कहा जाता है। भारत के वाणिज्यिक राजधानी कौन था, बम्बई। भारत का वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, बम्बई को कहा जाता है। बम्बई में क्या था, बंदरगाह था जहाँ से व्यापार हुआ करता था। बम्बई से क्या क्या चीज़ का निर्यात होता था, कपास और अफीम का निर्यात बम्बई से होता था। नेक्स्ट है 1800 ईस्वी के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया शहर का एक केंद्र बिंदु था। बोला है 1800 ईस्वी के आसपास बम्बई फोर्ट
एरिया शहर का एक केंद्र बिंदु था। बोला यहाँ पर एक बम्बई फोर्ट था, बम्बई किला था, जो यहाँ का क्या था, मुख्य केंद्र बिंदु था। शहर का क्या था, केंद्र बिंदु था, जो दो भागों में बटा हुआ था। दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग में नेटिव यानी स्थानीय निवासी रहते थे और दूसरे भाग में यूरोपीय निवासी रहते थे। बोल रहा है बम्बई फोर्ट एक शहर का केंद्र बिंदु था। बम्बई फोर्ट क्या था, बम्बई फोर्ट एक था, बम्बई किला, है ना। और यहाँ से शहर दो भागों में बटा हुआ था। यहाँ से शहर क्या था, दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ कौन लोग रहते थे, नेटिव लोग, मतलब यहाँ के स्थानीय लोग रहते थे। भारत के जो लोग हैं वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग रहा करते थे, मतलब भारत के लोग रहते थे, भारतीय लोग, है ना। एक तरफ भारतीय लोग रहते थे और एक तरफ यूरोपीय लोग रहते थे, जो लोग इंग्लैंड से आए थे, है ना। इंग्लैंड वाला अंग्रेज लोग रहता था। एक तरफ कौन लोग रहता था, यूरोपीय यानी अंग्रेज लोग रहा करता था। एक तरफ अंग्रेज लोग रहा करता था। तो बम्बई में दोनों लोग रहते थे, भारतीय लोग भी रहते थे, उसके साथ साथ अंग्रेज लोग भी रहते थे बम्बई में। तो दोनों लोग बम्बई में रहते थे, भारतीय लोग भी और अंग्रेज लोग भी। दोनों का रहने का स्थान अलग अलग था, है ना। दोनों के रहने का स्थान अलग अलग था। स्थानीय लोगों के स्थान जो था उसको ब्लैक टाउन कहा जाता था और यूरोपीय लोगों के स्थान को व्हाइट टाउन कहा जाता था। यानी अंग्रेज वाला सब गोरा होता है ना, तो इसके शहर को व्हाइट टाउन, और भारत के लोग ज़्यादातर काले होते हैं तो इसके शहर को क्या कहते हैं, ब्लैक टाउन कहते हैं। इसके शहर को क्या कहते हैं, ब्लैक टाउन कहते हैं, है ना। हम लोग ओरिजिनल जो भारत का लोग था वो काला था और इंग्लैंड का जो लोग था, अंग्रेज लोग, वो लोग गोरा था, उसको हम लोग गोरा भी कहते हैं। तो इसीलिए जो है ना उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग जो है उसको रहने की जगह को व्हाइट टाउन कहते थे और भारत के लोगों के रहने का जगह को, है ना, ब्लैक टाउन कहते थे। ठीक है, तो आप लोग व्हाइट हैं कि ब्लैक हैं, आप लोग भारतीय हैं कि यूरोपीय हैं, बताइए। भारत के लोग ब्लैक हुआ करते थे और इंग्लैंड के लोग व्हाइट हुआ करते थे, है ना। तो आप लोग गोरे हैं कि काले हैं। अगर गोरे हैं तब समझ जाइए दिक्कत है ना, मतलब इंग्लैंड का, ठीक है, इंग्लैंड के आदमी हो गए आप। अगर काले हैं तब ठीक है, भारतीय है ना। तो अगर मेरे जैसे आप लोग काले हैं तो भारतीय हैं, नहीं तो दिक्कत है, हो है ना। चले आगे। तो दोनों के रहने के लिए अलग अलग जगह था। अंग्रेज के रहने के लिए अलग जगह था और भारतीयों के रहने के लिए अलग इलाका था। एक तरफ भारतीय लोग रहते थे, एक तरफ इंग्लैंड वाले लोग रहते थे, है ना। चलिए, सब ब्लैक है, अच्छा सब बोला हम सर हम लोग कलुआ हैं, सब ब्लैक ही हो गया। कोई अब नहीं बोल रहा है कि हम जो है ब्लैक हैं, अच्छा व्हाइट है, कोई नहीं बोल रहा हम गोरा हैं, सब बोला हम काला हैं। बताइए, सब काला, कोई कोई कह रहा है हम सांवला है। ठीक है, तब भारतीय हैं। आप काले थोड़ी ना है, तो हम क्या है, हम काले नहीं हैं, बीच वाले हैं। अच्छा, हम बीच वाले हैं। चलिए, हम क्या है, गोरे हैं कि काले हैं कि बीच वाले हैं। सब डर के मारे बोल रहा है सर आप सामले हैं, कोई नहीं कह रहा है कि आप काले हैं। बताइए, संजय सर गोरे हैं ना, संजय सर गोरे हैं मतलब संजय सर अंग्रेज है। चलते हैं आगे हम लोग, दिक्कत हो जाएगा, ये सब मत बोलिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चले हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 1854 में पहला कपड़ा मिल कहाँ खुला था। पहला कपड़ा मिल मुंबई में खोला गया था, है ना। काबस नानाजी डाबर के द्वारा पहला कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था, 1854 ईस्वी में मुंबई में खोला गया था। याद रखना आपको कि पहला काला मिल, है ना, पहला काला मिल कहाँ खोला गया था, तो पहला काला मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में खोला गया था। पहला काला मिल बम्बई में खोला गया था, ठीक है ना। चले नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि कपड़ा मिलों के कारण लोग बम्बई में आकर बसने लगे। यहाँ पर कपड़ा का मिल खुला, इसीलिए लोग बम्बई में आकर क्या होने लगे, रहने लगे थे, है ना। जिसके कारण बम्बई में आबादी का दबाव बढ़ गया, जिसके कारण बम्बई में आबादी का दबाव क्या हो गया, बढ़ गया। ज़्यादातर लोग आकर के बम्बई रहने लगे। फलतः लोग घनी आबादी वाले चौल इमारत में रहते थे, चौल इमारत में रहते थे। बोला बम्बई में क्या था, चौल इमारत था। बम्बई में क्या था, चौल इमारत था, जहां पर लोग रहा करते थे, है ना। ठीक है,
है ना। तो चौल इमारत क्या होता है, देखते हैं हम लोग चौल इमारत। चौल इमारत, चौल किसको कहा जाता है इसको हम लोग समझते हैं। तो चौल इमारत क्या होता है, चौल का मतलब होता है बहुमंजिला मकान, मजदूरों के रहने का बहुमंजिला मकान को हम लोग क्या कहते हैं, चौल इमारत कहते हैं। ये 4 मंजिल का मकान होता था, है ना, 4 मंजिल का मकान होता था और इसमें बहुत सारा घर होता था जिसमें मजदूर लोग रहा करते थे, सिंगल सिंगल रूम होता था। तो इसी को हम लोग चौल इमारत के नाम से जानते थे। तो बम्बई में जब सूती कपड़ा का मिल खुलने लगा तो यहाँ काम करने मजदूर आने लगे, तो इनके रहने के लिए, है ना, मजदूरों के रहने के लिए जो घर बनाया गया, बहुमंजिला मकान बनाया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चौल इमारत कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चौल इमारत कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चौल इमारत कहते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, आय करा कि 1784 में भूमि विकास परियोजना लागू किया गया। बम्बई में 1784 में क्या लाया गया, भूमि विकास परियोजना। 1898 में सिटी ऑफ बम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का स्थापना किया गया। 1898 में क्या गया, सिटी ऑफ बम्बे ट्रस्ट इम्प्रूवमेंट, है ना, सिटी ऑफ बम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का स्थापना किया गया। यानी बम्बे को विकास करने के लिए, है ना, बम्बे में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, सुधार लाने के लिए जो है ना, एक ट्रस्ट बनाया गया, सिटी ऑफ बम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया, है ना। 1784 में बम्बे का विकास करने के लिए भूमि विकास परियोजना लाया गया, है ना। उसके बाद 1898 में सिटी ऑफ बम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लाया गया। क्या लाया गया, सिटी ऑफ बम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, यानी बम्बई शहर में सुधार लाने के लिए एक ट्रस्ट का स्थापना किया गया। 1918 में बम्बे के मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून लाया गया। 1918 में क्या लाया गया, बम्बे में, है ना, बम्बे में किराया कानून लाया गया। क्या लाया गया, बम्बे में किराया कानून लाया गया। ठीक है ना। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण करवाया और इसके खुदाई से जो मिट्टी निकाली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ ब्लाडर स्ट्रेट बना डाला, जहां आज मरीन ड्राइव है ना। बोल रहा है कि, है ना, मुंबई ट्रस्ट के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर एक जो है गड्ढा बनवाया गया। क्या बनवाया गया, गड्ढा बनवाया गया, है ना। ठीक है, और फिर वहां पर आज क्या बना दिया गया, मरीन ड्राइव बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वहां पर आज मरीन ड्राइव बना दिया गया। बम्बई में जो मरीन ड्राइव है वो मुंबई पोर्ट जो गड्ढा बनवाया था, खुदाई करवाया था, उसी जमीन पर बना हुआ है। तो मुंबई में मरीन ड्राइव भी है जो कि बहुत फेमस है। पटना में भी मरीन ड्राइव खुला है, लेकिन मुंबई का जो मरीन ड्राइव है वो क्या है, बहुत ही फेमस है ना। वहाँ जाएंगे तो आप लोग देखेंगे तरह तरह का दृश्य। ठीक है, तो ये हो गया आपका बम्बे। हम लोग बम्बे घूम लिए। चलिए, बम्बे हम लोग घूम लिए। बम्बे 60 टापुओं का शहर बम्बे, भारत का वाणिज्यिक राजधानी बम्बे, भारत का वित्तीय राजधानी बम्बे, है ना। भारत में बम्बे में क्या क्या चीज़ का व्यापार होता था, कपास और अफीम। कपास और अफीम का निर्यात कहाँ से होता था, बम्बई से। कपास और अफीम का निर्यात कहाँ से होता था, बम्बई से होता था, है ना। ठीक है, बम्बई फोर्ट कहाँ था, बम्बई में था। बम्बई में काले लोग भी रहते थे, गोरे लोग भी रहते थे, दोनों के रहने का अलग अलग जगह था, है ना, अलग अलग जगह था। ठीक है, पहला कपड़ा मिल कहाँ खुला, बम्बई में। पहला कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ खुला, बम्बई में खुला, है ना। चौल इमारत कहाँ पाया जाता था, बम्बे में। चौल इमारत क्या होता है, बहुमंजिला इमारत होता है। मजदूर के रहने के लिए बहुमंजिला इमारत को चौल इमारत कहा जाता है। मजदूर को रहने के लिए बहुमंजिला इमारत बनाया जाता था, जिसको हम लोग चौल इमारत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, भूमि विकास परियोजना का विकास कहाँ किया गया, बम्बई में। सिटी ऑफ बम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का स्थापना कब किया गया, 1898 में। सिटी ऑफ बम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का स्थापना कब किया गया, 1898 में, है ना। बम्बई में किराया कानून कब लाया गया, 1918 ईस्वी में। बम्बई में किराया कानून कब लाया गया, 1918 ईस्वी में, है ना। और उसके बाद बम्बई में क्या, एक मरीन ड्राइव भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब कहाँ चलिएगा आप लोग बताइए, सिंगापुर चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं, सिंगापुर चलते हैं। कह रहा है सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है। सुनियोजित शहर मतलब इसको अच्छे से बसाया गया, बहुत अच्छे से। यहाँ पर बहुत अच्छे से सिंगापुर को बसाया गया है। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा शहर है सिंगापुर, है ना। इसको बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, अरेंज वे में बसाया गया है, मतलब शौक से इसको बसाया गया बहुत ही अच्छा तरीका से।
1965 ईस्वी में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष, है ना, पीपुल्स एक्शन पार्टी यहाँ पर है पीएपी पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन एव, क्या नाम है उसका, ली कुआन एव के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली। सिंगापुर को आज़ादी कौन दिलवाए, ली कुआन एव, नाम क्या है, ली कुआन एव। सिंगापुर में पीपुल्स एक्शन पार्टी था, उसका अध्यक्ष थे ली कुआन एव, ली कुआन एव, वही क्या करवाए, सिंगापुर को आज़ाद कराए। और सिंगापुर एक क्या है, नियोजित शहर है, मतलब बहुत अच्छे ढंग से बसा हुआ शहर है, ठीक है ना। सिंगापुर के सुनियोजित विकास के लिए आवास एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। आवास एवं विकास कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया, सिंगापुर को बसाने के लिए। आवासीय खंडों में जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए हवा निकासी एवं अन्य परक सुविधा की व्यवस्था की गई। जो भी यहाँ पर घर बना है सब में हवा निकलने का क्या है, व्यवस्था है, ठीक है ना। सड़क का निर्माण किया गया, यहाँ पर सड़क का निर्माण करवाया गया। उसके बाद परिवहन का व्यवस्था किया गया, गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था किया गया, ठीक है। यातायात का नियम बनाया गया, यातायात का नियम है। शहर में लोगों के आने पर नियंत्रण रखा जाने लगा, मतलब शहर में कौन लोग आएंगे कौन लोग नहीं आएंगे उस पर भी नियंत्रण रखा जाता है। यानी कुल मिलाकर के कहे तो जो आपका ये सिंगापुर है वह क्या एक सुनियोजित शहर है ना। सिंगापुर क्या एक सुनियोजित शहर है, मतलब बहुत अच्छे ढंग से इसको बसाया गया है। सिंगापुर क्या एक सुनियोजित शहर है, बहुत अच्छे ढंग से इसको बसाया गया है। यहाँ के घर में हवा अच्छा से घर बनाया गया है, यहाँ पर स्वास्थ्य का भी अच्छा व्यवस्था है, परिवहन का भी अच्छा व्यवस्था है, यातायात का क्या है नियम है। बाहरी लोग आएंगे जाएंगे तो उस पर भी नियंत्रण रखा जाता, कोई लोग बिना अनुमति के शहर में नहीं आ सकता है। तो ये सब रूल नियम यहाँ पर है। तो मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगापुर क्या एक सुनियोजित शहर है ना। पूछा जाएगा कौन एक सुनियोजित शहर है, तो सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है। सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ। सिंगापुर का कब आज़ाद हुआ, 1965 में आज़ाद हुआ, ठीक है। तो सिंगापुर आप लोग घूम लिए, बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानिए। जब घूमने जाइएगा तब देखिएगा कितना सुनियोजित शहर है, बहुत अच्छे ढंग से बसाया हुआ है। जब जाइएगा तो खूब घूमने में मज़ा आएगा, है ना। तो आप लोग जब कभी मौका मिले, है ना, जब कभी पढ़ लिख करके अच्छा मतलब नौकरी वोकरी हो जाएगा, रुपया पैसा अच्छा कमा लीजिएगा तो सिंगापुर जाइएगा, ठीक है। अभी तक तो हम भी नहीं गए हैं, ठीक। चले आगे हम लोग। नेक्स्ट है पेरिस। कहाँ है, पेरिस। पेरिस अब हम लोग चलते हैं, है ना। पेरिस अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देर का और क्लास बचा हुआ है ना, थोड़ा देर का और क्लास बचा हुआ है। है ना। सर हम अपने पत्नी के साथ सिंगापुर घूमने जाएंगे, बहुत अच्छा है ना, जाइएगा। चले नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेरिस के बारे में। पेरिस एक शहर है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। कौन राजा, सिंगापुर एक देश है, सिंगापुर एक देश है, एक देश है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। बहुत फेमस देश है घूमने के लिए, है ना। लोग यहाँ खूब जाते हैं, बहुत अच्छे से इस शहर को बसाया गया है, तो इसीलिए। नेक्स्ट है पेरिस। पेरिस के बारे में कह रहा है कि बोरन हासमन ने पेरिस का पुनः निर्माण का काम किया था। शहर में सीधा एवं चौड़ा सड़क बनाया, बुलेवर्ड्स यानी छायादार सड़क बनाया, पार्क खुले मैदान इत्यादि का निर्माण करवाया। तो बोरन हासमन के द्वारा पेरिस शहर को बसाया गया। यह भी एक अच्छा शहर है। इसको कौन बसाया, बोरन हासमन, है ना। पेरिस जो शहर है इसको कौन बसाया, बोरन हासमन के द्वारा इस शहर को बसाया गया है। शहर में शांति व्यवस्था रहने के लिए पुलिस तैनात किया गया। यहाँ पेरिस में भी पुलिस रहता है। पेरिस ऐसी राजधानी के रूप में जाना जाता है जो केवल वास्तुकला के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में भी विख्यात है। पेरिस में तो बहुत अच्छा चीज़ बना ही हुआ है, मतलब ये अपने कला के लिए तो फेमस है ही। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो है सामाजिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में भी फेमस है। मतलब यहाँ पर बहुत सारा संस्कृति भी आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे अच्छे लोग भी पेरिस में रहते हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है पेरिस के बारे में। पेरिस को कौन बसाया, बोरन हासमन, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिस को कौन बसाया, बोरन हासमन के द्वारा पेरिस को बसाया गया है। नेक्स्ट आपका लंदन। लंदन अब हम लोग चलते हैं, लंदन अब हम लोग चलते हैं, है ना। लंदन मतलब वही इंग्लैंड, यही इंग्लैंड जिसको ब्रिटेन हम लोग कहते हैं, उसी को लंदन भी कहा जाता है। तो अब लास्ट में हम लोग लंदन चलते हैं। जो लंदन वाला आ करके हम लोग पर क्या किया,
लंदन वाला आकर के हम लोग पर, हमारे देश पर कब्जा करके रखा, तो हम लोग भी लंदन देखते हैं कैसा है जा करके। ठीक है, तो लंदन के बारे में कह रहा है कि 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। लंदन जो है वो इंग्लैंड का एक शहर है, और ये पेरिस जो है फ्रांस में है ना, पेरिस जो है आपका ये कहाँ है, फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस का एक शहर है, और ये लंदन आपका इंग्लैंड में है। तो इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था, मतलब लंदन में इंग्लैंड और वेल्स का आदमी रहता था। यह एक महाकाय शहर है जिसकी आबादी है ना 67,000, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,75,000 था। कितना था यहाँ का आबादी? 6,75,000 उस समय था। 6,75,000 उस समय आबादी था, आज से बहुत समय पहले, है ना, लंदन का आबादी। ठीक है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन का आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया। बोला है 1810 से 1880 के बीच आबादी कितना बढ़ गया लंदन का? तो 10 लाख से 40 लाख, एक बार 10 से कितना हो गया? 40, है ना। 70 साल में 30 लाख आबादी बढ़ गया। तो यहाँ का आबादी खूब बढ़ता था। पहले आबादी 10 लाख था पहले, उसके बाद एक के बार कितना हो गया? 40 लाख हो गया 1880 ईस्वी में। ठीक है, विश्व का जो पहला भूमिगत रेल है, विश्व में पहला भूमिगत रेल मतलब भूमि के अंदर चलने वाला रेल, है ना, भूमि के अंदर चलने वाला रेल 10 जनवरी 1836 को, 10 जनवरी 1836 ईस्वी में बना था। कहाँ पर? लंदन में ही। पहला देश का जो पूरा दुनिया का पहला जो भूमिगत रेल है वो कहाँ चला था? लंदन में चला था। पूरा दुनिया का पहला, है ना, ठीक है, पूरा दुनिया का जो पहला क्या है भूमिगत रेल है वो कहाँ चला था? पूरा दुनिया का पहला भूमिगत रेल जो है 1863 ईस्वी में लंदन में चला था। यह रेलवे लाइन लंदन की पेंडिंग और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित है। लंदन में एक जगह है पेंडिंगल और एक जगह है कैरिंगटन, है ना, पेंडिंगल और कैरिंगटन, है ना, ये दोनों जगह के बीच यह रेलवे चला था। पेंडिंगल और कैरिंगटन के बीच यह रेलवे 1863 ईस्वी में चला था, है ना, लंदन में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है लंदन के बारे में। नेक्स्ट आपका है 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून यहाँ पर बनाया गया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1870 में लंदन में बनाया गया, यानी सबको पढ़ना है, जितने भी लोग लंदन में हैं सबको क्या करना? अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा लेना है, यानी कम से कम 5वां तक का पढ़ाई सबको करना है। ये लंदन में नियम लाया गया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लंदन में कब लाया गया? 1870 ईस्वी में, ताकि लंदन का सभी लोग पढ़े, लंदन का सभी लोग पढ़े, इसके लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लाया गया। 1910 में यहाँ पर फैक्ट्री कानून लाया गया। 1902 में यहाँ पर क्या लाया गया? फैक्ट्री कानून के अंतर्गत बच्चा को कारखाना में काम करने पर रोक लगा दिया गया। 1902 ईस्वी में लंदन में फैक्ट्री कानून लाया गया। इस कानून के द्वारा बच्चा को, है ना, फैक्ट्री में काम करने पर क्या लगा दिया गया? रोक लगा दिया गया। ठीक है, वास्तुकार मतलब इंजीनियर जो होता है एबेनेजर हावर्ड लंदन में गिर्द हरित पट्टी विकसित किया, जिसे हम लोग गार्डन सिटी कहते हैं। लंदन में एक गार्डन सिटी है। इसको कौन बनाया था? तो एबेनेजर, है ना, हावर्ड के द्वारा इसका क्या किया गया था? इसको बनाया गया था। एबेनेजर हावर्ड के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था। ग्रीन गार्डन सिटी मतलब जो है हरित पट्टी, मतलब पूरा यहाँ हरा भरा लगा हुआ है, पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा, है ना, गार्डन सिटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको एबेनेजर हावर्ड के द्वारा विकसित किया गया। एबेनेजर हावर्ड के द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया। ठीक है, शहर के विकास में भव्य परकोटे का निर्माण हुआ, है ना। लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुआ, मतलब यहाँ अलग अलग देश से आकर के लोग रहते थे। विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। जो विकासशील देश है वहाँ के लोग ज़्यादातर लंदन आकर के रहा करते थे। नगर प्रबंधन के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन स्वास्थ्य, जन यातायात के साधन का उपाय किए गए। लंदन में सारा चीज़ का व्यवस्था है, यहाँ का सब कुछ, वहाँ का जो है ना नगर प्रबंधन है वह देखता है यहाँ के लोगों का निवास, आवासीय पद्धति, स्वास्थ्य, यातायात सब। ब्रिटेन में मैनचेस्टर एक जगह है ना, लंकाशायर एक जगह है, शेफील्ड एक जगह है, लीड्स, ये सब औद्योगिक नगर है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? उद्योग लगा है बड़ा बड़ा। लंदन का औद्योगिक नगर कौन कौन है? मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, लीड्स, है ना। मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, लीड्स, ये सब क्या है? ये सब जो है ना, ये सब जो है लंदन का क्या है? जो है फेमस औद्योगिक नगर है, जहाँ पर बहुत सारा है ना, बहुत सारा क्या है? बहुत सारा जो है उद्योग धंधा है। ठीक है, मैनचेस्टर कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है ना। लंकाशायर लोहा वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप याद रखिएगा लंदन के बारे में। लंदन के बारे में हम लोग जान लिए।
लंदन का आबादी 1750 में कितना था, तो 6,75,000 था, है ना। लंदन का आबादी 1810 से 1880 तक कितना बढ़ गया, 10 लाख से 40 लाख बढ़ गया, है ना। विश्व का पहला रेल 18 भूमिगत रेल कहाँ चला था, लंदन में। कब, 1863 ईस्वी में विश्व का पहला रेल लंदन में चला था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लाया गया, 1876 ईस्वी में लाया गया। लंदन में फैक्ट्री कानून कब लाया गया, 1902 ईस्वी में लाया गया, है ना। लंदन में गार्डन सिटी का निर्माण कौन करवाया था, एबनेजर हावर्ड। एबनेजर हावर्ड जो है लंदन में गार्डन सिटी का निर्माण करवाया था। और लंदन में ज़्यादातर लोग रहने जाते हैं, यहाँ पर सारा चीज़ का क्या है, सुविधा है। लंदन का शहर कौन, लंदन का जो औद्योगिक नगर है वो कौन कौन है, मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, लीड्स, ये सब लंदन का क्या है, औद्योगिक नगर है। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म। ये चैप्टर क्या हो गया आपका, पूरी तरीका से खत्म हो गया। ये चैप्टर आपका पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया। अब इसका सिर्फ क्या बचा, क्वेश्चन आंसर बचा, जिसको हम लोग करेंगे। यहाँ से आपका इतिहास में मात्र 2 चैप्टर बचा हुआ है ना। इतिहास में अब कितना चैप्टर बचा हुआ है, मात्र 2 चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, इतिहास में 2 चैप्टर, ज्योग्राफी में 1 चैप्टर, इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर। तो ये सबको जल्दी से हम लोग निपटाएंगे, है ना। और आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहिए, निपटा देते हैं। और निपटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे हम लोग। पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, इसका आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, है ना। उसके बाद एग्जाम के बेस पर सिर्फ इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 नवंबर से सिर्फ इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। 15 नवंबर से सिर्फ क्या होगा, इम्पोर्टेंट पढ़ाई होगा। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा वही पढ़ाई होगा। तो आप सब लोग, क्रैश कोर्स तो आपको फ्री में ही मिलेगा, आप लोग के लिए क्रैश कोर्स तो फ्री है। लेकिन आपके आसपास में, है ना, कोई होगा आपके अगल बगल में, है ना, अड़ोसी पड़ोसी, है ना, रिश्तेदार, दोस्त, जो भी लोग होगा, ठीक है, तो उन सब लोगों को बता दीजिएगा कि 15 नवंबर से दिशा ऑनलाइन क्लासेस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आप सबों का उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है ना। तो जितने भी लोग आपके आसपास के, टोला मोहल्ला के, जान पहचान के होंगे, सब लोगों को बता देना है, क्योंकि आप लोग को क्रैश कोर्स का कोई पैसा नहीं लग रहा है। बहुत जगह पे तो लोग पैसा लिए हज़ारों रुपया कोर्स का, फिर ऊपर से, है ना, क्रैश कोर्स का भी ले रहे हैं। लेकिन दिशा ऑनलाइन क्लासेस का मानना है कि कोई भी फीस एक ही बार लिया जाएगा, 2 बार 3 बच्चा से बार बार नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आपके ऑफलाइन में भी देखते होंगे पैसा लगा होगा, फिर क्रैश कोर्स का अलग से लगता है बहुत जगह पे, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है। और 19 नवंबर से आप लोग का सेंटअप एग्जाम भी है ना। तो सेंटअप एग्जाम का पहले तैयारी होगा, फिर क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। तब तक पूरा पढ़ा देना है 19 नवंबर तक। 19 नवंबर तक आपको क्या करना है ना, 19 नवंबर तक आपको पूरा एकदम कंप्लीट कर देना है, ताकि आप सेंटअप एग्जाम में जाए तो पूरा एकदम कलम तोड़ के लिखे। बगल वाला पूछे कहाँ से पढ़ के आया है, तो आप बताइए दिशा ऑनलाइन क्लास से पढ़ के आए हैं। तुमको भी पढ़ना है तो कोर्स ले लो दिशा ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है ना। और बहुत लोग होंगे जिनका एसएसटी कंप्लीट नहीं होगा, है ना। बहुत सारा ऐसा कोचिंग होगा जिसका एसएसटी कंप्लीट नहीं होगा, तो वो सब स्टूडेंट को कहाँ बुला लेना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बुला लेना है। और उसको यहाँ पर एकदम इम्पोर्टेंट आप पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाए ना उसका मात्र 20% पढ़ना एग्जाम के लिए। अभी तो हम लोग 100% पढ़े हैं ना, लेकिन एग्जाम के लिए मात्र 20% इसका हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मात्र 20%, जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, मात्र 20% पढ़ेंगे एग्जाम के लिए। अभी तो पूरा नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, एकदम नॉलेज के लिए, है ना। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं पूछता, एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट होता है ना, एकदम हल्का हल्का वही पूछता है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। और क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 24 तक आपको पूरा मिल रहा है यहाँ पे, है ना। कहीं पर कोई भी लोग का नोट्स देखिएगा, किसी का नोट्स अपडेट नहीं है जिसमें 2009 से लेकर के 24 तक का क्वेश्चन बैंक हो, और वो भी अपने भाषा में। आपको पॉलिटिकल साइंस का नोट्स दिया है, उसमें आप देखे होंगे 2009 से लेकर 24 तक का टोटल क्वेश्चन है, वो भी अपने भाषा में। सबसे बड़ा बात है अपने भाषा में है, किताब के भाषा में नहीं है, गाइड के भाषा में नहीं है, गैस पेपर के भाषा में नहीं है। किसी भी बुक से आप आंसर मिला लीजिएगा, किसी भी गाइड से, गैस पेपर से आपको नहीं मिलेगा। उसको अपने भाषा में लिखा गया, एकदम ईजी वे में, है ना। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और टॉप लेके आना है, टॉपर बनना है ना। तभी तो मेरा नाम रोशन होगा ना। आप लोग को रिवीजन करना है और पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ना है ना। रिवीजन अधिक से अधिक करना है, अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, अधिक से अधिक क्या करना है, क्वेश्चन बैंक बनाना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन बैंक बनाना है ना। और आपको क्या करना है, टॉपर बनना है।
टॉपर बनिए, स्कूल का टॉपर आप हो सकता है, आप स्कूल का टॉपर बनिए, है ना। स्कूल में भी आप टॉपर बनते हैं तो बड़ी बात है, कुछ है ना। गांव में टॉपर बनिए, गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आना है। कोशिश करिए कि अपने प्रखंड का टॉपर बने, प्रखंड में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए, जिला में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए, और हो सके तो बिहार में भी सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आए, ठीक है। और कुछ नहीं हो तो कम से कम अपने घर में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए, घर में जितना भाई बहन आपका है ना, उस सब में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आना है, ठीक है। तभी तो हम लोग का नाम रोशन होगा कि हाँ कम से कम आप घर में तो टॉप किए, सब भाई बहन में सबसे ज़्यादा नंबर लाए, तो यहाँ का बच्चा कहीं ना कहीं टॉपर जरूर बनता है। या तो घर में बने, या तो गांव में बने, या तो स्कूल में बने, नहीं तो प्रखंड में बने, नहीं तो जिला में बने, नहीं तो बिहार में बने, ठीक है। तो जहाँ भी आपको बनना है वहाँ बनिए टॉपर, ठीक है। जैसे इस बार का जो टॉपर है देख ही रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 सब कहाँ है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस से ही है, नीचे तक है, 10 तक में, 1 2 रैंक बीच में नहीं है, बाद बाकी सारा रैंक पर दिशा ऑनलाइन क्लासेस का स्टूडेंट रहा। तो इस रिकॉर्ड को आप लोग को तोड़ना है, इस रिकॉर्ड को आप लोग को क्या करना है, तोड़ना है ना, तभी तो हक मतलब ओरिजिनल ये होगा, है ना। तो इस रिकॉर्ड को आपको तोड़ना है। जो 2023 में जो दिशा ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्ड रहा है, 15 प्लस स्टेट टॉपर और 35 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, इस रिकॉर्ड को आप लोग को तोड़ना है ना। और 25 यहाँ पर 2023 में 20 था, 2023 में 20 था, और 2024 में 15, 2024 में 15 स्टेट टॉपर। तो ये दोनों जो रिकॉर्ड है आपको क्या करना है, तोड़ना है ना। आपको ये रिकॉर्ड को क्या करना है, तोड़ना है। इसके लिए आप लोग मेहनत करिए, हम लोग भी करेंगे। और जो 2023 का रिकॉर्ड है, 2024 का रिकॉर्ड है, इसको तोड़ देना है, ठीक है। और वहाँ पे पूरा एकदम बिहार बोर्ड में दिशा ही दिखना चाहिए, ठीक है। सिर्फ दिशा का ही स्टूडेंट रैंक 1 से लेकर 10 तक। इस बार क्या हुआ, 1-2 रैंक बच गया, रैंक 5 और 8 पर शायद कोई नहीं है, लेकिन अगले बार उस रैंक को भी नहीं छोड़ना है। रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक पूरा दिशा का ही स्टूडेंट दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करिए और यहाँ पे आप लोग रैंक लेके आइए। पिछले साल भी आप लोग देखे होंगे, चाहे बहुत सारे लोग है ना, आदर्श कुमार का इंटरव्यू सुने होंगे आप लोग, सेकंड रैंक का यूट्यूब पे इंटरव्यू है, तो उनका भी एसएसटी जो है बहुत वीक था। लास्ट में वो आए एसएसटी यहाँ से पढ़े, फिर भी उनका पूरा कंप्लीट वो एसएसटी कर लिए, और पूरे बिहार में मतलब सेकंड रैंक लेकर के आए थे, दूसरा नंबर पे। 1 नंबर से टॉपर से वो कम थे। फर्स्ट टॉपर भी था, वो भी एसएसटी हमसे पढ़े थे, है ना। उनके मम्मी पापा भाई बहन सब हमको जानते थे, बोलते थे आपसे पढ़ते हैं, सुबह सुबह जो है ना आपसे ये एसएसटी पढ़ता था। उसके बाद अगर हम बात करें अभी इंटरव्यू आया था जोहेर अहमद का। जोहेर अहमद के पास तो पूरा कॉपी ही था, एक एक चीज़ लिखा हुआ था, एक एक पॉइंट लिखा हुआ था पूरा एसएसटी का, और वो पूरा एसएसटी हमसे पढ़ा था। और वो बोला भी है जोहेर अहमद कि मनीष सर एसएसटी इतना पढ़ाएं कि एसएसटी में हमको सबसे ज़्यादा नंबर आ गया। सबसे ज़्यादा नंबर जो है जोहेर अहमद को एसएसटी में ही आया है, जो कि पूरा बिहार में रैंक 6 है ना। तो वो मेरा नाम भी बोला है 2 जगह, जोहेर अहमद, तो उसका भी इंटरव्यू आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे, है ना। तो इस तरीक़ा से एकदम मतलब अच्छा नंबर लेकर के आना है, और पूरे बिहार में दिशा का परचम लहराते रहना है ना। लगातार 2 सालों से लहरा रहा है, तीसरे साल भी आप लोग को रिकॉर्ड बना करके रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।